नाज़रीन, GNN की बजट ट्रांसमिशन का ये दूसरा हिस्सा है जिसमें हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरे बाएं तरफ डॉक्टर कैस असलम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना। मेरे दाएं तरफ हैं जनाब डॉक्टर तैमूर रहमान और उनके साथ जनाब मुस्तफ़ा अशरफ साबिक़ मेंबर FBR तशरीफ़ रखते हैं और आमिर चौधरी साहब IT एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर तैमूर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ब्रेन ड्रेन की बात हो रही है, नौजवान बड़े परेशान हैं और अजीब सी बात लगती है ये कहने में कि जब से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बनी है उस दिन से क्राइसिस में है और जब से वतन अजीज़ वार वजूद में आया मैशत भी क्राइसिस में है। तो डू यू सी बेटर डेज़ कमिंग फॉर द यूथ, क्योंकि यूथ का बड़ा इशू बन गया यहाँ पे कि एक बहुत बड़ी यूथ बल्ज है, लेकिन उसको यानी उसको एंगेज करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब जी, मैं तो इस मामले में कुछ पेसिमिस्टिक जवाब दूंगा आपको। उसकी वजह यह है कि यूथ की इन्वॉल्वमेंट के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। नंबर एक ये कि इकॉनमी ग्रो करे, GDP आपकी ग्रो करे। नंबर दो कि इन्फ्लेशन कम हो। नंबर तीन कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। नंबर चार कि वेलफेयर की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, मिसाल तौर पे एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सो ऑन। ये जो मौजूदा बजट है ये इन टारगेट्स को नहीं अचीव कर सकता। पहले आप ये देखें कि जहाँ तक ग्रोथ का ताल्लुक है तो PSDP उन्होंने कहा है, एहसन इकबाल साहब ने, कि 4.1 ट्रिलियन हमें चाहिए। लाइकली है कि उनको सिर्फ 1.3 ट्रिलियन मिलेगा इसमें से। तो इट्स नॉट अ ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। इन्फ्लेशन का जहाँ तक ताल्लुक है तो जो GST है उसको 18 से 19% कर देना, इसका मतलब है इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ये कह रही है। फिर ये रिग्रेसिव भी है क्योंकि GST अगर आप बढ़ा रही हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है। एट द सेम टाइम जो डायरेक्ट टैक्स है सुपर टैक्स के हवाले से वो 2% से आप कम कर रहे हैं। तो रिग्रेसिव जो एक पूरा मॉडल बना हुआ है वो कंटिन्यू हो रहा है। फिर इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के मसाइल भी आ गए हैं। पहली दफ़ा IMF ने यह कहा है कि जो प्रोविंशियल टैक्स टारगेट्स हैं वो भी उन्होंने कहा कि हम बताएंगे क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से जो एलाइज हैं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, उनके दरमियान भी कहा जा रहा है कि इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। और आखिर में ये कि एक्सपेंशनरी बजट तो है मगर उसमें जो एक्सपेंशन है वो ऐसी चीज़ों पर अखराजात हैं जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है। मिलिट्री पे अखराजात हैं या कैपेसिटी पेमेंट्स हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस वजह से, और इसके साथ साथ आप ये देखें कि जो ओवरऑल एग्जेम्पशंस, कंसेशंस, क्रेडिट एक्सक्लूजन्स, इसी तरह स्पेशल टैक्स रिजीम्स होती हैं, प्रेफरेंशियल रेट्स होते हैं, उन सारे को अगर आप कलेक्ट करते हैं तो उसमें जो एलीट है उसको तकरीबन 2.435 ट्रिलियन रुपए की छूट है। छूट है मुकम्मल तौर पे। अब हमें सब ये कहते रहते हैं कि जी टैक्स टू GDP रेशियो बड़ा कम है हमारा, उसको बढ़ाएं उसको बढ़ाएं। एदाद शुमार आपके सामने है कि अगर आप प्रोविंशियल टैक्स और फेडरल टैक्स दोनों मिलाएंगे तो पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशियो आता है 12.3% पे, दोनों को मिला के। और इंडिया का जो टैक्स टू GDP रेशियो उसके मुकाबले में वो 11% पे है। और बांग्लादेश का जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो 8% पे है। जितना आप इस वक्त टैक्स कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को, इनडायरेक्टली पेट्रोल पे लगा दो टैक्स, बिजली पे लगा दो, एक्चुअली इकोनॉमी में कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना टैक्स जो है उसका बोझ उठाए जिस तरह से इसको चला रहे हैं। और अगर आप इस तरह चलते जाएंगे तो एक्चुअली आपकी इकोनॉमी ग्रो करने के बजाय स्टेगनेट करेगी। तो ये एक बड़ी ग्लूमी सी पिक्चर। डॉक्टर कैस आपकी तरफ आता हूँ, तो ये तो ज़रा कोई अच्छा खुशगवार नज़र नहीं आती ये जो तस्वीर कशी इन्होंने की है। और फिर अभी हम पिछले सेशन में थे तो कुछ दोस्त हमारे जो आए, माहिरीन आए, तो उन्होंने कहा जी बजट क्या है, कर्ज़े की मैनेजमेंट है। तो ये क्या ये व्यू, डू यू सब्सक्राइब टू दिस व्यू? शुक्रिया जनाब। देखें, बजट तो टेक्निकली तो हुकूमत के चलाने का नाम है कि अखराजात कहाँ करने हैं और वो कहाँ से लाना है। और आई एग्री विद डॉक्टर तैमूर के हमारे अखराजात नॉन डेवलपमेंट के हैं और डेवलपमेंट के भी उस लेवल पे नहीं है। पैसे खाए जाते हैं, पिलफ्रेजेस होती हैं। असल में जो इशू मुझे नज़र आया है वो इर्रिस्पेक्टिव बजट्स पे है। मोर ऑफ द समथिंग हर दफ़ा हो जाता है, 2 ट्रिलियन और बढ़ जाती है, पहले हदफ पूरे नहीं होते। मगर ये जो यूथ बल जिसकी आपने बात की है, मैं ये जो इस वक्त बजट जा रहा है इसकी थोड़ी सी आपको बता दूं कि 52 to 54% तो कर्ज़ों के सूद को वापस करने के लिए खर्च हुआ। 33% जो है वो पेंशन्स पे है, ओल्ड जनरेशन
मेरा ख्याल 5.65 to 6% जो है वो रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट पे है, तो यंगर जनरेशन पे 1.8% रह जाता है। तो और ये भी और प्रोविंसेस को 8% दिया जा रहा है, जिसमें से फिर उन्होंने ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, एनर्जी, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सब पे खर्च करना है। कितना करते हैं, क्या करते हैं, वो तो अभी आप देख लीजिएगा। सवाल ये है कि जब तक आपके लेबर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, और वो नहीं बढ़ती जब तक आप 21वीं सदी की स्किल्स नहीं देते, जब तक आप जो है रेवेन्यू ओरिएंटेड से ग्रोथ ओरिएंटेड पे बजट नहीं लेके जाएंगे, आप लोगों की जेबों से निकाल रहे हैं, कंजम्पशन भी कम हो रही है और प्रोडक्शन का भी कॉस्ट बढ़ रहा है, तो आपने इसको देखा ही नहीं है। खुद अपने जो हैं वो अखराजात बढ़ाते जा रहे हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट। मुझे नहीं पता, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि हम उस विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं। हम सॉवरन स्टेट हैं कहीं ना कहीं, और ये सारे बहुत इनलाइटेंड लोग हैं, कहीं ना कहीं ये उनको बनाने चाहिए सेल्स या थिंक टैंक्स जो उनको कोई पॉजिटिव गाइड करें। सिर्फ वो अपर, अब जो रिपोर्ट आई है एसेट रिपोर्ट, वो भी आपने देख ली होगी कि आप कहते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो को 11% के करीब है, तो एसेट्स ही 89% पाकिस्तान के 11% पॉपुलेशन के पास है। बाकी वैसे और वही 40% जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, तो बाकी 51% ही रह गए जो हमारे जैसे टैक्स देते हैं। और शायद अगर कोई इमारत होगी भी, वो भी हमने इनहेरिट की हुई है, हमारे पे ख़रीदने की कुव्वत नहीं थी। सो आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा। रिफॉर्म्स तो बहुत सारी लानी पड़ेंगी ना जी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, बट द क्वेश्चन इज़ कि पानी को स्टोर करने के लिए एग्रीकल्चर के लिए आपने क्या किया है या क्या कर रहे हैं, और बिजली को सस्ता करने के लिए, ताकि ये तो हमने अब बात करनी छोड़ दी। तो मुझे लगता है स्टेट इतनी सॉवरेन है जितने सवाल पूछ रहे हैं कि यूथ के लिए क्या होगा या कुछ नहीं होगा। सस्टेनेबल मॉडल्स पे तो हम जा ही नहीं रहे। आप सिर्फ वो जो SDGs हैं उन्हीं को मान के कहीं ना कहीं लगा दीजिए, तो शायद आपकी डायरेक्शन हालात ठीक हो जाए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जनाब मुस्तफ़ा अशरफ साहब, साबिक़ मेंबर FPR से बड़े गिले होते हैं जी कि इसको कोई कहते हैं डिसमेंटल कर दो। अभी थोड़ी हमारी पिछली डिबेट में डॉक्टर थे हमारे साथ बलानास, क्या वाकई इसको डिसमेंटल कर देना चाहिए? और ये जो अभी स्कीम आई है कि भाई एक ही टैक्स लगा दो सब पे, जो है किसी एक शरह से और लिया जाए, तो या ये जो है वो काबिल इस्लाह नहीं रहा आपके ख्याल में? FPR नई जदीद तकाज़ों से अमांग नहीं है ये? जी थैंक यू। देखिए, FBR को डिसमेंटल करने की कई दफ़ा बात हुई है, और साथ ये भी कहा जा रहा है कि 90 या 95% टैक्स जो है वो लोग ख़ुद देते हैं, खा वो एडवांस टैक्स की सूरत में हो या रिटर्न फाइल करके उस तरह हो, या फिर विद होल्डिंग टैक्सेस हो। लेकिन हकीकत ये है कि अगर कोई चेक करने वाला ना हो, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, अगर FBR ना हो तो कोई और हो, उसके बगैर कंप्लाइंस टैक्स पेयर नहीं करता। ठीक, इसलिए ये बात मेरा ख्याल है कि करने की ज़रूरत नहीं है कि डिपार्टमेंट ना हो तो लोग टैक्स दे दें। लेकिन इसे फिर रिफॉर्म किस तरह किया जा सकता है? देखिए, रिफॉर्म का एक अमल जो पिछले 2-3 साल से शुरू है, ये जो कल नई स्कीम अनाउंस हुई है, अगरचे इसके पूरे खदोखाल सामने नहीं आए, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो नताइज हमें नज़र आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हमें जो है वो उसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जो डिजिटाइजेशन का अमल 2-3 साल से शुरू था, उसमें ये स्कीम सबसे बड़ी रुकावट पैदा करेगी। वो इसलिए कि कहा यह गया है कि जिसकी 20 करोड़ तक की टर्नओवर हो, ये तय कौन करेगा? एक दुकानदार है, वो कहता है मेरी टर्नओवर 1 करोड़ है, पता नहीं उसकी 40 करोड़ है। 20 करोड़ का फिगर उसने तय करना है, अपनी इनकम उसने वर्कआउट करनी है। टैक्स उसको कह दिया गया कि कम से कम आपने 25,000 देना है, और आपका ऑडिट भी नहीं होगा। अगर डिपार्टमेंट ने कोई गलती पकड़ ली तो वो भी फिर ट्रेडर्स की कोई बॉडी होगी, वो तय करेगी कि इसका ऑडिट होना है कि नहीं होना। और फिर इन लोगों को POS इंटीग्रेशन, जिसके लिए 3-4 साल से बहुत एफर्ट हो रही थी, वो इनको ख़ास तौर पे उससे माफ़ी दे दी गई है कि आपने इंटीग्रेट भी नहीं होना,
और आपने किसी का टैक्स विदहोल्ड भी नहीं करना। देखिए, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए एक बहुत अहम चीज़ साल से हमारे मुल्क में राइज थी कि जब टैक्स विदहोल्ड होता है तो उसका एक डाटा बेस होता है, वहाँ से फिर नया टैक्स पेयर जो है वो तलाश किया जाता है। और अगर वो विदहोल्डिंग की उसको आपने कह दिया कि पाबंदी नहीं है तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन कहीं से भी नहीं आ सकेगी। तो ये जो नई स्कीम है ये हमारे लिए एक अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर की मज़ीद राहें खोल देगी और लोग जो पहले आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ रहे होंगे, क्योंकि साथ ये भी कह दिया गया है कि जिसने पिछले साल रिटर्न फाइल की थी वो भी नॉर्मल रजीम से निकल के फिक्स रजीम में आ जाए। अगर वो यहाँ आ जाएगा तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, ये माफ़ी चाहता हूँ, कहा जाता है टैक्स चोरी बड़ा होता है, हमारा पोटेंशियल 24,000 अरब का है। इज दैट ट्रू और इज क्लोज टू दी? जी बिल्कुल। एक मिसकंसेप्शन ये है कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का मतलब है नया टैक्स पेयर तलाश करना। आप देखें कि अगर आप 10 लाख नए टैक्स पेयर तलाश करें, ये एक एजेंडा है जो बेचा जा रहा है, और वो बंदा 1000 रुपया भी टैक्स दे तो 10 लाख बंदे को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना बनेगा? बिग अमाउंट। 10 करोड़, 1 अरब या 10 अरब इतनी बनेगी। 1 लाख बंदे से 1000 रुपया ले। हाँ, नहीं, आप 10 लाख बंदे से 1000 रुपया ले लें, ठीक है। लेकिन असल जो ज़रूरत है वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसमें एक बहुत बड़ी तादाद वो है जो अंडर असेस हो रही है। उनका जो सही टैक्स है, जिसने 10 मिलियन देना था वो 50 लाख दे रहा है। ये लोग हैं जिनको काबू करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी, कंसीलमेंट की। यस, अगर डॉक्यूमेंट अंडर स्टेटमेंट आप उसको कह लें, ठीक है। अगर ये डॉक्यूमेंटेशन ख़त्म हो गई तो एक बहुत बड़ा चंक जो कि तैयार था अपने आप को POS में इंटीग्रेशन के लिए, वो नए सिस्टम में आके उससे बच जाएगा और हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये सिर्फ इसलिए खुश होंगे कि जो टैक्स पेयर की तादाद है वो बढ़ जाएगी कि हमने टैक्स पैसा बढ़ेगा, यानी असल बात हमने टैक्स पेयर की तादाद अगर इस वक्त 70 लाख है तो 1 करोड़ 70 लाख करके हम क्या उससे हासिल करेंगे अगर उसके साथ टैक्स ही नहीं आया, अगर पैसे नहीं आते। यस, वो डॉक्यूमेंटेशन होगी, ठीक है, फिर लोग सही पकड़े जाएंगे और उससे सही टैक्स आएगा। नाज़रीन, ये गुफ्तगू जारी है, हमारे साथ रही। एक छोटा सा वक्फा है। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि वाकई हमारा 24,000 अरब का पोटेंशियल है जो रियलाइज़ नहीं हो रहा? देखिए, पाकिस्तान में एक ही चीज़ है, उसे कहते हैं पोटेंशियल। अच्छा, बाकी वो हमने तो कभी अचीव ही नहीं किया। अच्छा, तो फिर ये भी पोटेंशियल है, FBR का भी पोटेंशियल है, और PSDP का भी पोटेंशियल है, और हुकूमत का भी पोटेंशियल है, और तरक्की का भी पोटेंशियल है, अमीर होना भी पोटेंशियल है। बट उसको अचीव करना जो है ना, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो पाकिस्तान का मसला यही है कि आपने कैसे तरक्की करनी। और जो तैमूर ने बात की नौजवान के लिए, तो नौजवान के लिए ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं वो इन्वेस्टमेंट से होती। अब इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान में हो ही नहीं रही, पिछले 10 साल से अगर आप उठा लें डेटा और पीछे भी चले जाएं तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं होगा, बट 10 और 15% के दरमियान आपका ये इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो का, और बांग्लादेश मतलब ये पूरे हमारे इलाके में सबसे कम है। और इसमें से अगर हुकूमत के 3-4% निकाल लें तो प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है वो तो 10% से भी कम है। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो जॉब्स नहीं बनेंगी। और क्योंकि हमारी इकॉनमी एक तो है बड़ी पीछे रह गई है दुनिया से, बड़ी इनवर्ड लुकिंग इकॉनमी है, और उसको अगर आपने आउटवर्ड लुकिंग बनाना है, कंपेटिटिव बनाना है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है, तो उसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी चाहिए, मॉडर्न वेज चाहिए, सिस्टम्स चाहिए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। जो भी FBR ने कमाल किया है, उसने अपना पोटेंशियल तो नहीं कर सका, लेकिन उसने बाकी सारी चीज़ों को बंद करा दिया, इन्वेस्टमेंट को भी बंद करा दिया। अब इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही पाकिस्तान में? क्योंकि आधा वक्त तो वो इसी चीज़ में रहते हैं ना कि जी कभी हमें 10,000 टैक्स देना है या हमने 10 करोड़ का टैक्स देना है, हमने सरकार से 50 किस्म की इजाज़तें लेनी है।
तो निज़ाम जो है ना पाकिस्तान का, वो इंटरनल जो निज़ाम है वो फेल हो गया। जब तक आप अंदरूनी मुल्क अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्योंकि जो भी हम करते हैं, मेन मेरा मकसद पाकिस्तान का मकसद होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, इसको जदीद बनाओ, और उसके लिए आपको इन्वायरमेंट सही चाहिए। अब पाकिस्तान की इन्वायरमेंट एक टोटली ब्यूरोक्रेटिक इन्वायरमेंट बन चुकी है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्यूरोक्रेट जो है वो टमाटर की कीमत भी लगाएगा, ब्यूरोक्रेट जो है वो शहरों की डेवलपमेंट भी वही कराएगा। हर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो काम करना होता है, एक अथॉरिटी बन जाती है, उस पर ब्यूरोक्रेट आके लग जाता है। वो ब्यूरोक्रेट फिर आपका सारा आगे से निज़ाम संभालता है, और उसका कोई तल्लक नहीं है रियल इकॉनमी के साथ। और अब अगर आप देखें कि इवन चाइना जो है वो भी अब मार्केट इकॉनमी के ऊपर चलता है। ठीक है, वो अभी सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट की डिबेट वहाँ भी है, आधा सोशलिस्ट है आधा कैपिटलिस्ट है, लेकिन मार्केट इकॉनमी है। और इवन उनके जो सरकारी अफसर हैं जिनको वो मेयर्स कहते हैं, मेयर्स की भी परफॉर्मेंस जो है वो मार्केट से जज की जाती है कि मार्केट इकॉनमी में उन्होंने क्या हिस्सा डाला अपने एरिया का एंड ऑल दैट। सो चीन ने अपने इंसेंटिव सही कर लिए। पाकिस्तान के इंसेंटिव्स जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं, और वो उन इंसेंटिव्स के तहत जो हम पोटेंशियल की बात करते हैं वो कभी रियलाइज़ नहीं हो सकता। सो इंसेंटिव्स जो हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के इस वक्त ये हैं कि टैक्स अवॉइडेंस की जाए, एवेजन की जाए, हुकूमत से बचा जाए, और अपना कोने में बैठ जाएं। अगर बाहर जा सकते हैं तो बाहर चले जाएं, बिज़नेस जो है वो भी बाहर जा रहे हैं। सो आई थिंक इस इंसेंटिव को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट को सामने लाना चाहिए। और मेरे ख़्याल में अगर अब मिडल ईस्ट से भी लोग आएंगे, अमेरिका यूरोप से भी शायद कुछ आ जाएं, वो आके यहाँ पे इन्वेस्ट करने के उनको आप दें इंसेंटिव, एनवायरनमेंट क्रिएट करें। इन्वायरमेंट, वो यहाँ आते हैं, प्लॉट ख़रीदते हैं, वो सारी उम्र उनको मुसीबत पड़ जाती है हुकूमत से डील करने में या किसी सोसाइटी से डील करने में कि जी हमारी कब्ज़ा हो गया, ये हो गया, कोई ना कोई वहाँ पहुँच जाता है। तो इस तरह से आप डेवलप नहीं कर सकते। सो आई थिंक इंसेंटिव कंपैटिबल इकॉनमी जब तक नहीं आप बनाएंगे, और जो उसमें सबसे ज़्यादा बेहतर इंसेंटिव जो है हमें इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, वो आप बनाएं, तो ये डिबेट्स सारी हल हो जाएंगी। अगर आपकी इकॉनमी 10 गुना बड़ी होती तो हमारे इन्हीं रेट्स के साथ हम पता नहीं कितने टैक्स कलेक्ट कर लेते, और उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो टैक्स शुड बी एन आउटकम ऑफ योर इकॉनमी, नॉट द ड्राइवर ऑफ योर इकॉनमी। और फिर निचोड़ के निकाल रहे हैं बस। हाँ नहीं, मतलब वो आपने तमाम, अब मैं यही देख रहा था कि क्या पाकिस्तान में अरब आके इन्वेस्ट करेगा, ईरान इन्वेस्ट करेगा, अमेरिका करेगा। हम अगर देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आपकी ज़ीरो। तो आप कर्ज़ों पे चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी, रोल ओवर कर्जे, बस रोल ओवर कर्जे चलते जाएं, और अवाम जो है उसका नारा हम लगाते रहें कि पोटेंशियल बहुत है, रिलीफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। रिलीफ कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, हुआ नहीं है। तो आपका पूरा निज़ाम मेरा ख्याल है अब फेल हो चुका है। ठीक, उसको अब आपने दोबारा से खड़ा करना है, और उसको अगर आपने खड़ा करना है तो उसको इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड करें। होना चाहिए, बिल्कुल। हुकूमत बड़ी करने से इकॉनमी नहीं चलेगी। हुकूमत जो है वो एक कुआं है जिसमें आप जितना मर्जी डालते जाएं उसमें से कुछ नहीं 5 वज़ीर हैं सिर्फ। हाँ जी, स्विट्ज़रलैंड में कोई मुझे बता रहा था कि 4-5 वज़ीर हैं वहाँ पे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, माफ़ी चाहता हूँ, आमिर चौधरी साहब, IT एक्सपर्ट। अच्छा, IT में इंडिया ह्यूज उसकी वो रियलाइज्ड पोटेंशियल, आई एम सॉरी, तो वो 200 अरब तक या 150-200 अरब डॉलर तक करते हैं, 250 तक पहुंच गए। ये तो इट इज़ मोर देन आवर हाफ ऑफ GDP। तो हमें क्या है, व्हाट वेंट रॉन्ग विद अस? जी, उनका जो, अगर उनका स्पेसिफिकली देखें हमारे से कंपैरिजन में, तो उनकी पॉलिसीज़ 20-22 साल पहले वो थी जो हमें भी कर लेनी चाहिए थी, और अब भी कर लें तो बेहतर है। सो जो जैसे शाह साहब ने भी कहा कि इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं, या फॉरेन इन्वेस्टर या कंपनीज़
जैसे इंडिया ने अट्रैक्ट किया, मैं एग्जांपल देता हूँ, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उनके डेवलपमेंट हब्स जो है ना वहाँ पे बने हुए हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं बनते? इसलिए नहीं बनते कि अभी तक उनको यकीन नहीं है कि हमारी अगली गवर्नमेंट आएगी या अगली चीज़ आएगी तो वो पॉलिसीज़ वही रहेंगी कि ये नहीं। कंसिस्टेंसी लैक करते हैं हम। एवरी गवर्नमेंट दैट कम्स इन क्या करते हैं ये मैं बहुत दफ़ा सुनता हूँ यार, अगली पिछली गवर्नमेंट ने आगे वो कर दिया। तो एक तो होते हैं ना, मुस्तकिल भी होती है ना चीज़ें जो देखिए, वो जब तक इंस्टीट्यूशंस को आप देंगे ना चीज़ें, वो मुस्तकिल होंगी। और इंस्टीट्यूशंस के जो लोग हैं, उनकी जो लोग वहाँ पे आप लगाते हैं, उनमें गवर्नमेंट का दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस अलहदा से वर्किंग करनी चाहिए उनको, वो चलता रहे, हुकूमत आती जाती रहे, पॉलिसीज़ बनाते रहें। और पॉलिसीज़ जो है ना एवरी ईयर नहीं चेंज करनी चाहिए, 5 साल की बनाएं, 10 साल की बनाएं, ताकि अगर कोई IT कंपनी या कोई बाहर की कंपनी भी इन्वेस्ट करना चाहती है, उसको पता हो कि जी ये पॉलिसी फ्रेमवर्क रहेगा, कम से कम 5 साल रहेगा। अगर उनको यही नहीं है अभी स्टेबिलिटी का पता कि जी अगले साल कुछ हो जाएगा यहाँ पे, आप कंपेयर टू इंडिया हम देखें तो हमारे अनफॉर्चुनेटली कूज बहुत हुए हैं, गवर्नमेंट्स बहुत तेज़ी से चेंज हुई हैं। अब थोड़ा से 5-5 साल फिर भी पूरा करना चाहिए, लेकिन स्टेबिलिटी फिर भी उस तरह नहीं, अभी इंडस्ट्री या इंटरनेशनल कम्युनिटी उस तरह परसीव नहीं करती। विच इज़ वाई कि IT इंडस्ट्री भी उसी तरीके से ग्रो नहीं कर पाई, क्योंकि बाहर की कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर सकी बिकॉज ऑफ ये फियर है कि कल को हमारा क्या बनेगा, हमने यहाँ से हमारा पैसा महफूज नहीं है। डॉक्टर साहब कह रहे जी बिल्कुल। तो ये है एक चीज़ उसमें ना। तो आपने इंडिया का कंपैरिजन कहा कि इंडिया ग्रो कैसे किया, अभी भी उनका जो बाहर की कंपनीज़ के साथ बातचीत करते हैं, उनके जहन में इवन सऊदी अरेबिया या ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, हमारे लोग जब जाते हैं डेलीगेशन में वहाँ बात करते हैं, वो IT को रिलेट करते हैं इंडिया के साथ, वो पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं कराते ज़्यादा। उनका एक इमेज बना हुआ है कि स्टेबिलिटी IT के अंदर इंडिया ही दे सकता है। तो ये इमेज को हमने जो चेंज कर, हमारे कोई तकरीबन $104 मिलियन हम बनाते हैं, 400 मिलियन किसका IT के एक्सपोर्ट नहीं, हमारी 2 से 3 बिलियन है। अच्छा जी तो चलें जी है। लेकिन अब देखें ना, बाकी अब साइज़ देखें इंडिया का तो हमारे से 3 गुना है, अगर पॉपुलेशन में देखें या वैसे साइज़ देखें, इधर उस हिसाब से तो अच्छा इधर से तो आप 100 गुना आगे चले, वो डिफरेंस हो गया। IT का अगर देखें 100 गुना का फ़र्क हो गया, तो ये तो फ़र्क। ठीक, हमारे साथ रही, एक छोटा सा वक्फा है। वेलकम बैक। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है वकास H मूसा साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन। थैंक यू वेरी मच जनाब वकास साहब। आपकी वजह से बड़ा ख़तरा हो गया हमें, IPP से क्यों खौफज़दा हो गए हम इतने आपकी वजह से? और रोज़ होता है जी मीटरिंग, नेट मीटरिंग कर देंगे, ये कर देंगे, आपका जो एडवांटेज है उसको हम जो है वो जीरो कर। नहीं देखिए, इसमें असल में अब जो रियलाइजेशन की ज़रूरत है ना, वो ये है कि इस वक्त हम एक नई दुनिया में आ चुके हैं, नए इरा में आ चुके हैं। देखें, एक स्टोन एज थी, एक आयरन एज थी। अब आयरन एज इसलिए तो नहीं ख़त्म हुई थी ना क्योंकि आयरन ख़त्म हो गया था, आयरन तो आज भी है, स्टोन भी आज भी है। इसी तरह फॉसिल फ्यूल एज थी, अब फॉसिल फ्यूल एज का एंड आ गया है, और ये एक दिन में नहीं होता, यानी ये डेकेड में होता है। तो मेरा ख्याल है हमारे जो बच्चे जब उनके बच्चे जब पढ़ेंगे हिस्ट्री बुक्स में कि रिन्यूएबल एज कब शुरू हुई थी, वो मोर और लेस यही वाला टाइम पीरियड होगा कि 2020-30, ये वाली जो दहाई है, इसमें ये ट्रांजिशन हुई है। इसकी मेजर वजह ये है, अब स्टोरेज भी साथ में टेक्नोलॉजी वाइज आ गया है। तो अब हमने अगर अपना निज़ाम बनाना है ना, तो देखिए, मैं अगर आज आपसे कहूँ ना कि आपने टेलीफोन नहीं इस्तेमाल करना मोबाइल, और आपने हर चीज़ टेलीफोन पे करनी है, और आप नहीं करेंगे तो मैं आपको फ़िक्स चार्जेस भी लगा दूंगा, मैं आपको ये भी कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप कहेंगे क्या गैर मंतकी बातें कर रहे हो, किस तरह की बातें कर रहे हो? तो इसी तरह मेरा ख्याल है हमारे जो बिजली के निज़ाम है ना, उसमें भी हमने ये वाली थिंकिंग लेके आनी है। और एज एन एसोसिएशन हम गवर्नमेंट को ही कहते हैं कि देखें, सोलर इज़ नॉट द प्रॉब्लम, इट्स पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अब आपने ये देखना है कि मूविंग फॉरवर्ड हम सोलर इस वक्त दुनिया की सबसे सस्ती तरीन फॉर्म ऑफ बिजली है, ठीक है, लोकल है। लोकल इस तरह से कि देखें, सूरज तो हर जगह पे अपना होता है ना, बेशक है तो बाहर सूरज, यानी बहुत दूर है, लेकिन वो ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के नीचे गुजरता है, ना उसका कोई इस तरह का मसाइल है। कल को कोई और जंग शुरू हो जाएगी तो वहाँ से मसले आ जाएंगे, सूरज पर टैक्स ना लग जाए ये। अच्छा, जो अब हम कैंपेन चला रहे हैं आजकल, वो यही चला रहे हैं कि स्टॉप सन टैक्स। हम बेसिकली हैशटैग स्टॉप सन टैक्स, ये आप अगर हमारी पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन की वेबसाइट पर जाएंगे। टैक्स लग रहा है सोलर पे? सर देखिए, उम्मीद तो है कि नहीं लगेगा, क्योंकि माशाल्लाह जो हमारी गवर्नमेंट से जो बातचीत हो रही है, जिस तरह से हम उनसे डिस्कस कर रहे हैं, वो भी अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड करते हैं ये चीज़ के, और नज़र आ रहा है ना, देखें पिछले 3 महीने में खासकर ये बड़ा स्टार्क, एक तो होता है ना मैं आपको थियोरेटिकल चीज़ आके बता रहा हूँ कि ये हो जाएगा या इस तरह से हो जाएगा, लेकिन अभी तो हमने प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन देख ली है। जो हमारे करीब के ममालिक हैं, जो हमारे जैसे हैं एशिया के हैं, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, फ़िलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, वहाँ पे जो मसले मसाइल आए हैं पिछले चंद महीनों में वर्सेस जो हमारे पास आए हैं, हमारे पास भी आए हैं लेकिन बतदरीज कम आए, यानी निस्बतन कम आए। जो बैटरी वाला सिस्टम आ गया, ये तो बिल्कुल ही आपको ग्रिड की ज़रूरत ही नहीं होगी, हर बंदा देखिए इसको भी देखने की ज़रूरत है। ग्रिड की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए ग्रिड का निज़ाम चेंज हो जाएगा। एक होता था ग्रिड जो कि 1 वे होता था, फिर जिस तरह हम छोटे थे तो एक पीटीवी होता था और सब वही देखते थे। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सैटेलाइट चैनल्स आए और अब वो आ गया है कि हर बंदा कंटेंट क्रिएटर भी है। तो आप अगर सोलर का भी देखें तो अब जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो हमें रेगुलेशंस नहीं आए हैं, उसमें प्रोज्यूमर का मतलब है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, वही जगह। अच्छा, खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और कभी वो प्रोड्यूसर है, कभी वो कंज्यूमर है। तो अब जो ग्रिड का निज़ाम है ना, उसने अपने आप को इस तरह से देखना है कि अब मैं एक 2 वे स्ट्रीट पर मुझे लगता है कि सरकार में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कोई नहीं है, और IPPs सर हम तो कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर मौसूफ आते हैं, पहले तो हमें डांटते हैं वो, और हमें जहालत का एहसास दिलाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये बड़े जाहिल लोग हैं। तो उसके बाद कोई ना कोई तरीका आता है कि किस तरीके से इसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए एडवांटेज को। मेरा ख्याल है ये जो अभी हमारी बात हो रही थी, डिस्कस कर रहे थे आप लोग कि पॉलिसी प्लानिंग या लॉन्ग टर्म प्लानिंग का फुकदान है, बल्कि लॉन्ग टर्म क्या मैं तो कहूँगा मीडियम टर्म का भी फुकदान है। जैसे नेट मीटरिंग की पॉलिसी है, ये 9 फरवरी को उसका SRO आया और उसके ऊपर लिखा हुआ था इफेक्टिव टुडे। अब ये देखें ना, ये जो इफेक्टिव टुडे वाली जो बीमारी है ये नहीं होनी चाहिए। हमें एग्जांपल्स जब भी हम बात करते हैं मिनिस्ट्री से तो वो कहते हैं बाकी ममालिक में भी चेंज हुआ है, हम कहते हैं बिल्कुल चेंज हुआ है, फिनलैंड में भी चेंज हुआ है, चाइना में भी चेंज हुआ है। फिनलैंड में जो चेंज हुई थी पॉलिसी वो 2027 के जनवरी से लागू होगी और वो 2025 के एंड पे उन्होंने बता दी थी कि ये हम करने वाले। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि प्लानिंग हो जाती है, लोग तैयार हो जाते हैं। अभी जैसे आजकल बैटरीज मार्केट में बिल्कुल शॉर्ट है, नहीं मिल रही आजकल, नहीं मिल रहे हैं, अच्छे ब्रांड्स ख़त्म हुए हैं। उसकी वजह ये है कि जब वो 9 फरवरी को अचानक से अनाउंस किया तो अब किसी ने शिपमेंट तो नहीं प्लान की हुई थी, लोगों को तो नहीं पता था ये होने वाला है। और इतनी देर में ये कितनी देर चल सकती है मैक्सिमम अब तक जो डेवलप हुई है? नहीं, बैटरीज तो अब माशाल्लाह 6000 साइकिल का मतलब ये आप अगर रोज़ की एक साइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं तो 13-14 साल की उसकी लाइफ है। बल्कि ये तो इन वन गो नहीं, इन वन गो देखें वो तो बैटरी की साइज़ पे डिपेंड करता है ना। आप अगर 5 किलोवाट आवर की बैटरी लगाते हैं, सबसे कॉमन जो है ना 5 वाली होती है, फिर आजकल बड़ी 15-16 वाली भी आ रही है। तो 5 वाली का मतलब है वो 5 यूनिट स्टोर कर सकती है। और लिथियम में ये होता है कि जितने डालते हैं तकरीबन उतने निकल। वकास भाई मुझे आपकी बात से लगा इसको रोक नहीं सकेंगे वो, ये जो नहीं बिल्कुल इसको रोक नहीं सकते, इसको आपने साथ लेके चलना है, यही है ना, इसका फ़ायदा उठाना है। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि हुकूमत की जो अप्रोच है वो है एक संक कॉस्ट की। अब इकोनॉमिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि जो चीज़ अब आपने खर्च कर दी है वो संक हो गया, उसको अब आप अगर वो ख़त्म हो रही है, कोई नई चीज़ आ गई है तो वो संक कॉस्ट को बचाने के लिए आप नई चीज़ को नहीं रोक सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ तो एक तो ये है कि हमारे पिछले 10-15 सालों में दौड़ लगी हुई थी कि हम एक ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते जा रहे थे, और वो थी कोल पावर। सारी दुनिया कह रही थी यार ये क्लाइमेट के उन्होंने वो अपने बंद कर रहे थे, हम यहाँ पे उनको ऐसे ऐसे इंसेंटिव्स दे रहे थे, फिर वो मुकमका कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, और 30-30 साल के हमने एक किस्म की संक कॉस्ट कर दी है। सही बात। अब आ गया मसला कि भाई ये तो मुफ्त बिजली, ये कह रहे हैं मुफ्त है, ऑलमोस्ट मुफ्त है, और ये जब चलेगी मार्जिनल कॉस्ट इसकी ज़ीरो है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट होगी। तो फिर इसकी बात ये है कि आपकी पूरी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जब होगी उसमें आउटपुट आपकी बढ़ेगी, बड़ी प्रोडक्शन होगी, तो फिर आप ठीक है मुस्तफ़ा साहब को ले आना कि यार देखो कितना पैसा बना रहे हैं ये, इनसे थोड़ा सा टैक्स ले लो और इसको संक कॉस्ट की कॉस्ट पूरी कर दो। सो आई थिंक बड़ा एक किस्म का सोच समझ के इनको काम करना चाहिए। ये जो है ना अब्रप्ट किस्म की चीज़ें रोक दो, वो रास्ते में समुंदर में रुक जाता है। यहाँ पे हमारा FBR हिलता है तो उधर समुंदर में किश्ती जो है ना वो कहीं और जानी शुरू हो जाती है। इधर आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया है, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविज्म है या पैरालिसिस है। पैरालिसिस नहीं है, एक्टिविज्म है, वो एक्टिव है, एक्टिव है टू प्रोटेक्ट द स्टेटस को। इसको हमने देखने ये जो बिल्कुल सही बात है कि देखिए ना ये जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट हुई है ना, अच्छा अब लेकिन इसको हम पॉजिटिवली कैसे देख सकते हैं? देखिए वो जो इन्वेस्टमेंट है वो तो हो गई, ठीक है, उसमें कोशिशें हो रही हैं,
आर्म ट्विस्टिंग थोड़ी बहुत कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, उससे वो कैपेसिटी चार्जेस को कम कर रहे हैं। 1 से 2 रुपये का शायद फ़ायदा हो जाएगा टैरिफ में, क्योंकि जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स वेल एंड गुड, करते रहें। बट आई थिंक ऑल्सो आपने पॉजिटिवली इसको इस तरह से देखना है। देखिए, हम तो अब बिजली लगा के, बिजली के कारखाने तो लगा बैठे हैं ना, हमने तो लगाए हुए हैं। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो भी सोच रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान को इस टाइम पे देखें, हम बड़े अंडर सर्व्ड हैं इलेक्ट्रिसिटी में। अंडर सर्व्ड से मेरा मतलब ये है कि हमारा जो एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर पर्सन पर ईयर, यानी एक शख्स एक साल में तकरीबन 628 किलोवाट आवर, यानी 628 यूनिट पर पर्सन पर ईयर, ये वर्ल्ड बैंक स्टेटिस्टिक्स हैं, गूगल पे मिल जाएंगे। कंपैरेटिवली दुनिया की एवरेज है 3000, इंडिया की एवरेज है 1100, बांग्लादेश की एवरेज है 900। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास तो अभी, यानी एक तो हम ये कर सकते हैं ना कि हम इसी एक केक के ऊपर लड़ रहे हैं कि सारों ने इसी केक में से खाना है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि ये तो 628 है, 3000, यानी 5 केक तो और पड़े हुए हैं। तो न सिर्फ ये कि बेसिकली आपने डिमांड बढ़ानी है। यानी आप इनकी बात पे एग्री करें डॉक्टर तैमूर रहमान साहब? इजाज़त दें तो मैं भी कुछ कह दूँ। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि बैंक्स को इंसेंटिव दिया जाए कि वो या तो लोन्स दे दें, इंडिया में इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं। नहीं, उसका एक और तरीका भी है कि वो कंपनियों को हेल्प करें जो सोलर से बिजली बेचें, सोलर के पैनल्स ना बेचें, सोलर से बिजली बेचें और अपना मीटर लगा लें, तो आप ग्रिड से निकल जाएंगे, फ़ायदा भी हो जाएगा, कारोबार भी चलेगा। ठीक है, नहीं तो वो करने देंगे आपको बहुत सारे ये सवाल है, ब्यूरोक्रेसी है, वो तो आपको हिलने नहीं देंगे। बिल्कुल हिलने अच्छा, नहीं तैमूर रहमान देंगे। साहब ये फरमाइए, यही तो मसला है सारा। जितनी हमारी डिस्कशन होती है बड़े अरसे से, हम ठीक है सारे सेक्टर्स को, तो एक मुल्क में अवाम भी हैं जो बेचारे अभी डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने एक फिगर दी है कि $377 बिलियन निकाला है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रियासत ने पिछले 3 या 4 साल में से, और ज़ाहिर है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन ज़्यादा है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स टैक्सेशन और कर्जे माशी ज़्यादा है। डिस्कोर्स हैं जी, कर्जे ज़्यादा हैं। कर्जे। अच्छा, माशी डिस्कोर्स में से जो कॉमन मैन था वो पॉलिटिक्स से भी जलावतन हो गया है, और हमारी डिस्कशन में मतलब मैं अब देख रहा हूँ क्या बार बार दोहराना पड़ता है, 40% बच्चे जो हैं गंदे पानी से मर जाते हैं, स्टेंटेड ग्रोथ 47% है, 5 में से 3 माएँ अनामिक हैं, वो बच्चे बेचारे, वो सेक्टर बिल्कुल इग्नोर्ड है, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडों से निकल गया और हमारी मैशत की प्रायोरिटी से भी। इज़ दैट ट्रू? दैट्स 100% ट्रू जी, 100% ट्रू। इस वक्त जो प्रायोरिटीज़ हैं वो यही हैं कि जी बजट बैलेंस कर दें और टैक्स बढ़ा लें और चलें इधर से या उधर से अखराजात कम कर लें, मगर उसकी जो वेलफेयर इम्प्लिकेशंस हैं उनको तो बिल्कुल वो एजेंडा पर ही नहीं है। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सलमान साहब ने भी कहा और दूसरे साथियों ने भी कहा कि साइज़ ऑफ द पाई को ग्रो करना असल इशू है, और साइज़ ऑफ द पाई हमेशा इन्वेस्टमेंट से ही ग्रो करेगी। ये तो इकोनॉमिस्ट अच्छी तरह जानते हैं, कोई इकोनॉमिस्ट इसको किसी और तरह नहीं देख सकता। इन्वेस्टमेंट आप प्राइवेट सेक्टर से भी करवा सकते हैं, पब्लिक सेक्टर से भी करवा सकते हैं। अब गौर कीजिए कि पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है, सलमान साहब ने कहा 15%, 10 to 15%। इंडिया का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है जनाब 33%, हमसे डबल है। बांग्लादेश का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है 31%। अगर आप कम से कम 25-30% तक इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो पहुंचाएंगे तो बात बनेगी। आपने पूछा, अच्छा सीपेक का आपने जिक्र किया, $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वो ला रहे थे, किधर गई सारी? हमने उसको फैसिलिटेट ही नहीं किया। आपने पूछा इंडिया के अंदर इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उनके पास स्किल्ड मैन पावर है, और बड़ी तादाद में स्किल्ड मैन, और हमारे पास क्या है? पोटेंशियल मगर हमने ट्रेन ही नहीं किया उनको। और एक बात सलमान साहब की बात में इजाफा करूं, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के हवाले से ये बात बिल्कुल, बाकी सारी चीज़ें दुरुस्त हैं कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है और जो ब्यूरोक्रेटिक आप मसले में फंसते हैं वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। एक और भी फैक्टर है, और वो है एनर्जी की हाई कॉस्ट। पाकिस्तान के एनर्जी कॉस्ट इतनी हाई है पाकिस्तान के अंदर कि आपका जो प्रॉफिट रेशियो बनता है वो एक्चुअली इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम से कम बनता है। इसलिए सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, इवन जो आपकी पाकिस्तानी वो भी चली जाती है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स नहीं है, इनको तो हम हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, मगर ये असल चीज़ें हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कम होगी। अगर फ़र्ज़ करें खाने की कीमत कम होती है तो लेबर की कीमत कम होती है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कम होती है। एनर्जी कम होती है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम, टैक्सेस कम होते हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होती है। इन चीज़ों से भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट होती है। फिर पब्लिक सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करता है। पब्लिक सेक्टर, अब चाइना की मिसाल दी, अब चाइना ने देखे ना, वो कहते हैं
कि स्टेट वर्सेस मार्केट, चाइना ने कहा वी आर गोइंग टू हैव आवर केक एंड ईट इट टू, हम दोनों ही करके दिखा देंगे आपको। जो पब्लिक सेक्टर है वो कहता है हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा देंगे आपके लिए, इधर से लेकर उधर तक सड़कें बना देंगे, ब्रिजेस बना देंगे, डैम्स बना देंगे, एनर्जी लगा देंगे, सोलर प्लांट्स लगा देंगे, हम एजुकेशन दे देंगे, हम हेल्थ केयर दे देंगे। आए आके गाड़ी बनाएं, आए आके टेलीफोन बनाएं, आए आके चिप्स बनाएं, आए आके एआई को इम्प्रूव करें। इसी तो दे हैव अ सिनर्जेटिक। यहाँ तो आपको पुश कर रहे हैं, बिजली इतनी महंगी है। तो यही वो ट्रांजिशंस हैं जो हमें करने की ज़रूरत है कि इन्वेस्टमेंट रेशियो बढ़ाएं, सीपेक की इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस स्पेशली एनर्जी सेक्टर उसको जो है कम करें, एजुकेशन पे भारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, भारी इन्वेस्टमेंट। आपने इसको मैं कहूँगा 50 साल से 70 सालों से 80 सालों से निगलेक्ट किया है और अब आपके पास स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं है, पोटेंशियल है सिर्फ। पोटेंशियल है। नाज़रीन, ये गुफ्तगू जारी है, हमारे साथ रही, एक छोटा सा वक्फा है। डॉक्टर कैस, ये फरमाइए कि ये पोटेंशियल क्यों, कब रियलाइज़ होगा और कहाँ पे, क्या मैं सवाल कर लूँ, बाज़ औक़ात हम अफराद की नालायकी की बात करते हैं, लेकिन बात सिस्टेमिक फेलियर भी तो है। आज अमेरिका बहादुर को हम देख रहे हैं, कभी उसे समझ नहीं आती मैंने टैरिफ लगाने या नहीं लगाने, उधर भी आम आदमी का बुरा हाल है, $4-5 पे चला गया। डोंट यू थिंक कि दिस सिस्टम नीड्स टू बी रीविजिटेड? और ये जो न्यू लिबरल इकनॉमिक प्रोजेक्ट था, इसमें ना ट्रिकल डाउन हुआ, बेड़े गर्क हुए, सिर्फ हमने खरबपत्ती पैदा किए हैं पिछले। डू यू थिंक देयर वी नीड टू और चाइना दुनिया ने पैदा किए, चाइना ने भी पैदा किए, अमेरिका ने भी, हिंदुस्तान ने भी। चाइना में आप देखें ना 90% उसकी हेल्थ उसने अपने पास रखी है। पॉलिटिकल एम्बेजलमेंट से मिलियनियर्स पैदा किए हैं। सही बात। Not through investment and growth and private sector, even public. The issue is, बात सही है जी कि पॉलिसी फेलियर्स भी हैं, इम्प्लीमेंटेशन फेलियर्स भी हैं, मॉनिटरिंग फेलियर्स भी हैं, ये सारे फेलियर्स इकट्ठे आ रहे हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट। आप कह रहे हैं कब ये होगा, बात वही है जो हम सब एक बात में, सिर्फ वो बाय द वे स्किल्स नहीं का फुदकान नहीं है, वर्क हैबिट्स का भी है। मैंने यंग लोगों में और शायद उससे पहले भी लेथार्जी जो देखी है वो मेरी समझ में नहीं आई यूनिवर्सिटियों में। जैसे कोई कुछ नजर भी तो आया 1.5 मिलियन इस वक्त यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, 24 से 28 मिलियन दाखिल होते हैं उसमें प्राइमरी क्लास में, 2 मिलियन से कम पास होते हैं मैट्रिक में, 1.5 मिलियन इस वक्त हैं। मगर उसमें भी अब आप देख, मैं बड़ी मज़ेदार बात आपको दूँ, यहाँ पब्लिक और प्राइवेट का इशू नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में लम्स, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट कॉलेज, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, कनेट कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये सब पब्लिक सेक्टर की हैं। और इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में कराची MBA एंड सच फोर्थ। सो जहाँ जहाँ पहले 500 में सारी सरकारी पब्लिक आती है, जहाँ जहाँ 800 में से कोई प्राइवेट से यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आपकी एलीट फैसला कर लेती है कि इस हॉस्पिटल को, इस यूनिवर्सिटी को ऊपर लेके जाना है, वो ऊपर चली जाती है। और बाकी जो हैं, हम बनाई जा रहे हैं यूनिवर्सिटियाँ, कोई कसूर में भी है, कोई मेरे ख्याल में हम इतनी यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे जितना इस सेक्टर में माल बना रहे हैं। ना ये आपको किसने, वो माल तो नहीं, अब उसका एक नया वर्जन आ गया है, वो है एकेडमिया। लोगों ने यूनिवर्सिटियों से निकालना शुरू कर दिए हैं बच्चे, और एकेडमियों में डालना शुरू कर दिए, वो भी बहुत बड़ा माफिया है। बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक उसमें हमारा जो निज़ाम है ना, और जब मैं इसको चीन के साथ भी कंपेयर करता हूँ तो तैमूर मेरा कमेंट ऑन इट, हमारा निज़ाम ओवरली सेंट्रलाइज्ड निज़ाम है, और तरक्की जो है ना वो ग्राउंड लेवल पे होती है, लोकल लेवल पे होती है। तो चीन का जो जीनियस है, उन्होंने एक बड़ा सेंट्रलाइज स्टेट को लेके डिसेंट्रलाइज कर दिया राइट डाउन टू द लोकल लेवल। जो डेवलपमेंट का काम है, इसलिए उसको मेयर्स इकॉनमी कहते हैं, क्योंकि वो मेयर्स जो हैं वो वहाँ पे नीचे बैठ के अपने अपने एरियाज़ में देख रहे हैं। और वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है, इस वक्त चीन की अगर इकनॉमिक ग्रोथ देखें तो उसका मेजॉरिटी हिस्सा प्राइवेट सेक्टर।
तो वो एक कॉम्बिनेशन उनकी बड़ी तेज़ी से जा रही है। और जब मैं चीन कई बार गया हूँ तो मुझे उन्होंने ये भी कहा है कि जी हमारा जो पब्लिक सेक्टर का डेट है वो इतना ज़्यादा है कि हमें समझ नहीं आती कि ये पब्लिक सेक्टर को हम कैसे मेंटेन करेंगे और आगे चल के उनका एक बहुत बड़ा। बट द इशू ये है कि उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर ली है अपनी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, एंड दैट डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग इज़ ड्रिवन बाय द मार्केट्स। उनकी परफॉर्मेंस जो है वो भी मार्केट्स के बेसिस पे होती है। सो शेंजन का मेयर है वर्सेस गोंगजी का मेयर है, या कैंटन का मेयर है, शंघाई का मेयर है, दे आर पावरफुल पीपल हु आर एबल टू मेक इकोनॉमिक डिसीजंस। और अगर वो नहीं कर सकेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बड़े टफ हैं। अब हमारा आप देखें, कंपेयर कर लें, अब हम कहते हैं 38 सूबे बना दो, इतने ये कर दो। और भाई जो लोकल गवर्नमेंट है 170 के करीब या पता नहीं 200 के करीब आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में तो जाके देखें वहाँ पे क्या अशर हुआ है। वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर हर काम करता है, वो बादशाह है उस जगह का, एक्सेप्ट इकोनॉमिक्स में वो हर्डल्स के बगैर और कुछ काम नहीं करता। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं वहाँ पे होगा जी ये इंडस्ट्रियल जोन है इस डिस्ट्रिक्ट का, कभी किसी ने नहीं पूछा यार इस इंडस्ट्रियल जोन में कोई फैसिलिटीज़ भी हैं, ये किसके कहने पे बनाया था, क्या वहाँ पे कोई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं नहीं हो रही। पाकिस्तान की आबादी जो है हर सारे तेज़ी से अर्बनाइज हो रही है, फास्टेस्ट अर्बनाइजिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। उसका मतलब ये है कि रूरल एरिया जो इस वक्त 60% के करीब है वो अगले 2050 तक वो तकरीबन 25% रह जाएगा और अर्बन एरिया 75 से 80% हो जाएगा। तो किधर हैं वो शहर जिनमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं, उनको गवर्नेंस सिखा रहे हैं कि भाई बच्चों अपने खुद करो। आप चले जाएं गुजरांवाला में, पंखा जो हमने 1950 में बनाया था वो अभी तक चल रहा है, उसी के ऊपर ही हमने वही शक्ल चीन से पंखा आप मंगाएंगे 50% प्रोटेक्शन उसको मिलेगी। यानी कि लोकल प्लेयर को अगर वो 10 रुपये में चीन से आता है तो लोकल प्लेयर 15 रुपये का बेच सकता है और फिर भी वो चीज़ नहीं बनाएगा जो चीन वाला बनाता। सो प्रोटेक्शन आपने दी हुई है, बट एट द लोकल लेवल ना उसकी ट्रेनिंग है, ना वहाँ पे स्कूल्स हैं, ना सड़कें हैं। आई मीन आप 1-2 मोटरवेज बनाने से मुल्क जो है वो डेवलप तो नहीं हो जाता। तो आपने प्लानिंग लोकल लेवल पे लेके जाएं नीचे और वहाँ देखें उनका एडवांटेज क्या है। अब आपके एग्रीकल्चर में देख लें आप, ऑलिव्स जो एक आध बंदा लगाता है वो बिलियनियर बन गया। मैंगोज देख लें, ऑरेंजेस देख लें, कोई तरक्की हुई है उसमें? जो रिसर्च होनी चाहिए, जो वहाँ पे लॉजिस्टिक्स होनी चाहिए एट द लोकल लेवल, वो मिसिंग है। अंग्रेज़ों ने यूनिवर्सिटी बनाई एग्रीकल्चर की, इसलिए बनाई क्योंकि वो उन्होंने नहरें बनाई वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे नहरें बनाई हैं, अब यूनिवर्सिटी भी एग्रीकल्चर की होगी, एक्सटेंशन भी वो करेगी, रिसर्च भी वो करेगी। उन्होंने बैंक बनाया, कोऑपरेटिव बैंक, के ये फार्मर्स को पैसे भी देंगे। उन्होंने मार्केट टाउन्स बनाए कि यहाँ पे आके ये मार्केट होगी, रेलवे लाइन बनाई कि यहाँ से ये एक्सपोर्ट होगी। हमने उसमें कोई ऐड किया? कुछ नहीं किया। सो आई थिंक द होल एटीट्यूड हैज़ टू चेंज। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग को आप डिसेंट्रलाइज करें, लोकल लेवल पे जाके इंसेंटिव्स क्रिएट करें, वहाँ पे वो अपना एडवांटेज देखें एंड टेल देम कि द वर्ल्ड इज़ योर मार्केट। आपका किन्नू जो है वो लाहौर कराची से ज़्यादा पैसे उसको रशिया में मिलेंगे, चीन में मिलेंगे। वहाँ पे आप पहुँचाएँ, जाके चेक करें उन्हें क्या चाहिए। आपका तो एक डिग्रेड हो रहा है ना, एग्रीकल्चर इज़ डिग्रेड। एग्रीकल्चर में आपने क्या कर लिया? इतनी ज़बरदस्त एंडोमेंट है इस मुल्क की, 5 गुना ज़्यादा आउटपुट होनी चाहिए एग्रीकल्चर की। अच्छा मुस्तफ़ा अशरफ साहब, चूँकि अब आपका टैक्स से भी है आपका, तो आपको लगता है कि हम बात वहीं आ जाती है कि वो पोटेंशियल तरक्की रह जाता है
इसमें करप्शन का कितना एलिमेंट है कि हम इसको दुरुस्त नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो क्यों इसको चेंज नहीं होने दे रहे, या पॉजिटिवली इसला डिसमेंटल ना करें। डिसमेंटल करने से तो कुछ नहीं होता, मगर कम से कम जो अगर 24,000 का पोटेंशियल है तो उस 20,000 निकाल लें। डू यू थिंक कि एक मैसिव है? और फिर ये जो आउटफ्लोज हैं, $11 बिलियन की हमने प्रॉपर्टी दुबई में ख़रीद ली है, उधर जनाब सारे हमारे पैसा बाहर भाग रहा है, तो क्या FBR अलाउज इट या पैरेलल सिलसिले चल रहे हैं? देखिए, पैसा मुल्क से उस सूरत में निकलता है जब लोगों को पता हो कि या तो हमारा पैसा यहाँ पे महफूज नहीं है और या ये फर्दर ग्रो नहीं कर सकता, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो हैं वो शव खून मारेंगे। अब जो टैक्स रेट पाकिस्तान में है, आप अंदाज़ा करें कि अगर किसी की आमदनी साल की 1 करोड़ से ज़्यादा हो तो उस पे उसका टैक्स जो है 45% प्लस 10% सरचार्ज, यानी 1 करोड़ 50% आप उसकी आमदनी ले जाते हैं। 49.5% उसने टैक्स देना है। अब वो बंदा क्यों यहाँ पे पैसा रखेगा और इन्वेस्ट करेगा? आपने करप्शन की बात की, ये हम कई सालों से देख रहे हैं, ये डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है, बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। ये बढ़ती जब है तो उसकी कुछ वजूहात हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की वीकनेस तो है ही है, उसके अलावा जब आपके टैक्स रेट ज़्यादा होंगे, जब डिपार्टमेंट की हाई हैंडेडनेस होगी तो लोग चोरी करेंगे। आप करोड़ में से 50 लाख आप लेके जा रहे हैं, बिल्कुल वो आप इंसेंटिव चोरी का रख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं लोग। ये जो आप सुन रहे हैं कि यहाँ से पैसा निकल के बाहर जाके दुबई में प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है, ये पिछले 3-4 साल से ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हुआ है। उसकी एक वजह तो हाई टैक्स रेट है, दूसरी ये कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी सेल परचेज़ है उस पे बड़ी हैवी किस्म की टैक्सेशन है। आज भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचे, बेशक वो 20 साल पुरानी हो, जिस पे अदरवाइज़ आपको कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो आपको 4.5% टैक्स लगेगा। आप देखें, फाइलर को ज़्यादा टैक्स लगेगा? नहीं, फाइलर को 4.5 लगेगा, नॉन फाइलर को तो 10-11% लगता है, लेट फाइलर को भी 7.5% लगता है। लेट फाइलर क्या होता है? लेट फाइलर का मतलब ये होता है कि अभी रिटर्न फाइल करने की एक डेट होगी 30 सितंबर या अक्टूबर, उसके अंदर अगर उसके बाद डेट गुजरने के बाद कोई रिटर्न फाइल करता है तो उसको हम लेट फाइलर कहते हैं। सबसे थोड़ा टैक्स जो है वो फाइलर का है, उससे ज़्यादा जो है वो लेट फाइलर का है, और उससे भी ज़्यादा जो है वो नॉन फाइलर का है। अब इतना ज़्यादा टैक्स अगर फाइलर ही हो और 4.5% उसका कट जाए, 1 करोड़ पे 4.5 लाख, ये उस प्रॉपर्टी पे है जो उसके पास 20-30 साल पुरानी है, और इस पे जो गेन उसको हो रहा है वो भी एग्जम्प्ट है। उसके लिए ये क्यों ये टैक्स जो है विदहोल्ड हो रहा है, और फिर उसको रिफंड भी बाद में नहीं मिलना। उसको कहते हैं एडजस्ट करा लें आप किसी और इनकम के अगेंस्ट। अगर उसकी कोई और इनकम नहीं है तो फिर वो क्या करे? तो लोग जो इस तरह के कवानीन हैं वो बेशक सेल पे हों या परचेज़ ऑफ प्रॉपर्टी पे हों, वो लोग इस टैक्स के डर से पैसा जो है बाहर जाके वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे टैक्स कोई नहीं है प्रॉपर्टी पे। ठीक। अब आप देखें कि इस बजट में जो प्रॉपर्टी माफिया है वो प्रिवेल कर रहा है। अब जो हम सुन रहे हैं कि प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे टैक्स कम हो रहा है, और एक और जो बड़ी चीज़, माफिया क्यों बन जाता है? माफिया, हम जब भी डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, डॉक्टर साहब से मैं एग्री करता हूँ। जी। अगर आपने जो जब डीरेगुलेट किया जिस सेक्टर को, चीनी माफिया, ज़मीन हाउसिंग सोसाइटी माफिया, ये क्या है? इज इट फंडामेंटल टू कैपिटलिज्म? देखिए, माफिया कवानीन ने बना दिया उसको। मैं 1-2 मिसालें देता हूँ। आपके मुल्क में प्रॉपर्टी के 3 रेट हैं। एक डीसी रेट है जिस पर सूबाई टैक्स है, एक FBR रेट है जिस पर फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स है, और एक मार्केट रेट है। अब लोग करते क्या हैं? FBR कहता है कि अगर FBR रेट मुझे डिक्लेयर कर दो, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी का FBR रेट अगर 10 करोड़ बता दो तो FBR नहीं पूछेगा। तो वो करते क्या है कि जनाब उतने ही पैसे थ्रू पे आर्डर देते हैं जितने पैसे FBR रेट के मुताबिक होते हैं, बाकी पैसे कैश देते हैं। हालांकि इस बात का कानून मौजूद है कि अगर 50 लाख से ज़्यादा की आप प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो पेमेंट थ्रू पे आर्डर होनी चाहिए।
ठीक, लेकिन इस पे किसी जगह पे अमल नहीं हो रहा। अमल दरामद नहीं होता। तो लोगों ने यही तरीका रखा हुआ। अब जो ब्लैक कैश पे अब आप देखें जो ब्लैक मनी है वो इस तरह जनरेट हो रही है, और ये ब्लैक मनी फिर आप फर्दर कोई एसेट परचेज़ करेंगे उसके अगेंस्ट यूज़ होती है। वहाँ आपने ख़रीदने जाना है, आपके पास वाइट पैसे थोड़े हैं, आप वाइट पैसे जो हैं वो FBI रेट के मुताबिक आपके ख्याल में ग्रे इकॉनमी जिसे हम कहते हैं वो कितनी है हमारी? जो डिक्लेयर्ड GDP तो 425 बिलियन की बताते हैं। जी जी, तो वैसे कितनी की मैशत है हमारी? औकात क्या है? मेरा तो ख्याल है आधी आधी है। यानी इसका मतलब हमारे 900 अरब जी बिल्कुल ऐसे ही है, यानी दुगनी है। इनफॉर्मल सेक्टर हाँ, तकरीबन जी, इतनी है जितना जी, फॉर्मल है। जी जी इतना ही। बड़ा- और आप देखिए कि एक टैक्स लगा था 7E। अब सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इसको अनलॉफुल डिक्लेयर किया। किस चीज़ को? वो 1% टैक्स था, उसको 7E हाँ, वो कहते कर थे, ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। टैक्स तो वो 1% था, शायद इतनी ज़्यादा अमाउंट भी नहीं थी, लेकिन उसने भी करप्शन के बड़े दरवाजे खोले थे। 1% टैक्स। हाँ कि जनाब लोग कुछ सर्टिफिकेट ले लेते, यानी वो क्या उसे कहते हैं कि वो डिक्लेयर रियल वैल्यू डिक्लेयर ही नहीं करते। हाँ डिक्लेयर नहीं करते थे। नाज़रीन, ये गुफ्तगू जारी है, हमारे साथ रही, एक छोटा सा वक्फा है। वेलकम बैक। वकास साहब, ये आपने सही कहा कि हम एक नए ऐद में कदम रख चुके हैं, लेकिन क्या आउट ऑफ सिंक लगते हैं आपको हम एज अ समाज, एज अ सिस्टम, एज द रूलिंग एलीट जो है हमारी, वो नहीं रियलाइज़ ही नहीं कर पा रही कि क्या अपॉर्चुनिटी एट हैंड है और हम कैसे अगले ऐद में कदम रख सकते हैं? और देखें इसमें एक तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, दूसरा प्रेशर। देखें प्रेशर जब होता है ना तो आदमी पैनिक मोड में होता है, उस वक्त वो फैसले सही से नहीं कर पाता। प्रेशर कहाँ से आ रहा है? प्रेशर मुख्तलिफ़ जगहों से आ रहा है। एक हमारी गवर्नमेंट का स्टाइल इस तरह है, ब्यूरोक्रेसी एक्सट्रीम के फ़ौरन चीज़ चाहिए, कल ही चाहिए, टर्न अराउंड करना है। IMF का प्रेशर है। ऑब्वियसली देखिए ये होना तो नहीं चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि देखें IMF, लेट से सोलर का एग्जांपल लेते हैं। अब सोलर के ऊपर टैक्स लगाना जो है ना, वो एक टैक्स है जो आपने लेट से चॉकलेट के ऊपर लगाया, सिगरेट के ऊपर लगाया, परफ्यूम के ऊपर लगाया, वो एक डिफरेंट टैक्स है। GST हैं दोनों, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं है। अगर चॉकलेट्स कम खाए गए पाकिस्तान में तो उससे यानी कोई चॉकलेट वालों के माजरत के साथ, लेकिन बेसिकली उससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने GST लगा दिया बच्चों के दूध के ऊपर, स्कूल की फ़ीस के ऊपर, तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। क्योंकि देखिए आप किसी भी चीज़ पे टैक्स लगाएंगे तो उससे उसकी कीमत बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ जाएगी तो बेसिक रूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई टेल यू के आपकी जो है वो क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाएगी, तो कम लोग ख़रीदेंगे। तो अब अगर सोलर पैनल के ऊपर आप टैक्स लगाते हैं, लेट से 3 लाख का सिस्टम आना था, वो अब 3.5 लाख का बन जाता है। 10% अगर आपने टैक्स लगा दिया तो ये 3,30,000 का बन जाता है। तो कुछ कस्टमर तो ऐसे हैं जो सोलर नहीं लगाएंगे। वो सोलर नहीं लगाएंगे तो वो क्या लगाएंगे? वो पुराने निज़ाम की बिजली में जाएंगे। वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका तेल, कोयला, गैस, ये चीज़ें कौन सा हम पाकिस्तान में बनाते हैं? ये भी हम बाहर से ही लाते हैं। तो एक तरफ आपने 25 अरब रुपए, 30 अरब रुपए का टैक्स। अगर हम मुकम्मल तौर पर सोलराइज्ड हो जाते हैं तो क्या कितनी बचत कर पाएँ? कभी कोई सर इस पे देखिए ना, अभी कुछ अर्से पहले ही रिपोर्ट एक आई थी, रिन्यूएबल्स फर्स्ट एक इदारा है जिन्होंने इसको पब्लिश किया था, और भी मुख्तलिफ इदारों ने इसको वेरीफाई किया था कि पिछले 4 से 5 साल में हम तकरीबन 12 अरब डॉलर की सेविंग कर चुके हैं, अवॉइडेड इम्पोर्ट ऑफ गैस एंड फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली। तो 12 अरब डॉलर, जो कि हम अगर IMF की किस्त देखें या हम IMF का जो कर्जा देखें, वो तकरीबन हमारा उतना ही है। इस साल क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं और सोलर भी बढ़ गया है, तो एस्टिमेट ये है कि तकरीबन 6 अरब डॉलर की हमारी बचत आएगी इस चीज़ से। तो ये शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म है। हम आज क्योंकि प्रेशर में हैं तो हम किसी तरह से बस कहीं ना कहीं से टैक्स लगा दें। तो अगर हमने सोलर के ऊपर टैक्स लगा दिया, हमारे 25-30 अरब रुपये GST का इकट्ठा हो जाता है। लेकिन उस 25-30 अरब में से हम 13 से 14 अरब तो उसी साल वापस खर्च कर देते हैं इस गैस और पेट्रोल और कोयले की जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी मद में। इसी तरह हम अगले 10 साल तक, क्योंकि एक दफ़ा सोलर सिस्टम लगता है तो एक साल में तो नहीं ख़त्म हो जाता, वो तो 25 साल 30 साल उसकी लाइफ है, तो वो आगे भी उसको अवॉइड करता है। तो आपने 25 अरब या 30 अरब आज कमा लिए, उसके बदले आपने तकरीबन 150 अरब अगले 10 साल में ज़ाया कर दिए, उड़ा दिया, उसको जला के उड़ा दिया। तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म सोच नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर हम सोचें ना तो हम देखिए सोलर तो क्योंकि मेरी फील्ड है इसलिए मुझे पता है, आई एम श्योर तमाम फील्ड्स में इस तरह के मसले मसाइल होते होंगे, बट लेकिन लॉन्ग टर्म सोचना एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ा ज़रूरी है। IMF से आपको डिबेट करना पड़ेगा, IMF को आपको समझाना पड़ेगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसमें बड़े होनहार यानी बड़े अच्छे लोग भी हैं, तो उन लोगों ने बैठ के IMF को समझाना है कि ये जो तुम चीज़ बता रहे हो ये मैं नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इससे मेरे मुल्क का नुकसान होगा। तो ये बेसिकली थोड़ा सा हमें
यानी वी आर होपफुल, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना हम चाहिए। रिसीविंग और एंड पे होते हैं वकास भाई, वो कैसे आप कैसे उनके सामने बोल सकते हैं? मैं तस्वीरें में बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ ना, तो ऐसे लगता है जिਵੇਂ हम ऐसे बैठे होते हैं कि जिस तरह स्कूल का बच्चा ना, इस तरह डार साहब बैठे ने और सामने तीसरे दर्जे के ब्यूरोक्रेट बैठे होते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक, उसका असल में देखें बांदर बना के रखा होता उन्होंने। मैं अभी चाहता जो हूँ IMF भी हमारा है, देखें वो IMF भी एक तरह से देखा जाए तो वो हमारे लिए एक ठीक है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने पैसे दिए हैं, वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ रिस्पॉन्सिबल है। हमने उनको ये बताना है कि किस तरह हमारा जो प्रपोजल है उससे उनका भी लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। तो अब अगर फॉर एग्जांपल हम ये बताते हैं कि हम जब सोलराइजेशन ज़्यादा करेंगे, अभी आजकल हम एक स्टडी करवा रहे हैं, एक स्टडी करा रहे हैं हम, वो ये स्टडी कर रहे हैं कि अगर हम 1% से मोटरसाइकिलों को EV पे लेके जाते हैं, पाकिस्तान में माशाल्लाह मिलियंस ऑफ मोटरसाइकिलें हैं, 40 मिलियन, और हम जब EV की बात करते हैं ना तो हमारे 1 लाख तो मुझे रास्ते में मिलती है जब मैं घर जाता जी हूँ। बिल्कुल, हम जब EV की बात करते हैं ना तो हमारे जहन में तो 4 पहिए वाली गाड़ी आती है, लेकिन एक्चुअल पाकिस्तान की जो EV है वो 2 पहिए और 3 पहिए वाली होगी। 100%। तो हम अभी एक स्टडी करा रहे हैं कि अगर आप 1% से इंक्रीज़ करते हैं EV की पेनिट्रेशन, यानी 40 मिलियन में से कितने 4 लाख हो गई 1%, हर पेट्रोल की भी बचत होगी। एग्जैक्टली। तो हम यही कैलकुलेट करना हवा चाह भी रहे कुछ हैं, सांस लेने के Exactly, काबिल तो हो हम- जाएगी। अच्छा, तो अब ये जो चीज़ें हैं ना, नहीं, ये अगर इसमें- हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने यूज़ किया इस किस्म का डेटा, तो एक पॉइंट बड़ा बेसिकली इम्पोर्टेंट हमने इस किस्म के डेटा को इस्तेमाल करते हुए IMF को कन्विंस करना है कि अभी आप इस चीज़ पे टैक्स ना लगाओ, इस पे हम आपको ये प्लान दे रहे हैं, उस प्लान से हम, और फिर आपने क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है, उसके लिए ज़रूरी है स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म। देखिए चीज़ें कहना तो बड़ी आसान होती हैं, हम बैठे यहाँ पे कह सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इसके अलावा कोई हल ही नहीं है। नहीं करना देखें, चाहिए जो जिनकी बात ये है कि IMF जो है ना वो आपको कोई मेजर डिक्टेशन नहीं करता, नंबर 1। एक उसकी सिर्फ डिक्टेशन है जो असल डिक्टेशन, और उसको वो कहता है प्राइमरी सरप्लस। प्राइमरी सरप्लस का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हुकूमत ने जो अखराजात करने हैं वो रेवेन्यू से पूरे करेगी, कहते तो रेवेन्यू है बट टैक्सेस से पूरे करेगी, ठीक है, और टैक्स फिर आपका उस अखराजात से ज़्यादा होगा। सरप्लस का मतलब है ज़्यादा होगा, ठीक, ताकि एक्स्ट्रा पैसे बने जो आप फिर डेट सर्विसिंग में थोड़ा सा उसको इस्तेमाल। जब आप एग्री कर लेते हैं ना प्राइमरी सरप्लस पे, फिर वो देखते हैं कि आपने किया या नहीं किया, रेवेन्यू पूरा किया कि नहीं किया, और आप हमेशा 50, 100, 500 अरब पीछे ही होते हैं रेवेन्यू कलेक्शन में, क्योंकि जब आप बजट बनाते हैं, जब उनसे साइन करते हैं, उस वक्त आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक मूड में होते हैं, जी ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। आप ओवर एस्टिमेट करते हैं अपने तमाम जो है, नहीं जो रेवेन्यू है उसको आप ओवर एस्टिमेट करते हैं, एक्सपेंडिचर्स को आप अंडर एस्टिमेट करते हैं, फिर वाइस वर्सा हो जाता और वो आप कहते हैं जी ये प्राइमरी सरप्लस हम ला रहे हैं। जब वो वक्त आता है देखते हैं कि जी वो रेवेन्यू तो कम हुआ है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, वो कहते हैं टैक्स लगाओ। हम आवाम को कहते हैं यार IMF नहीं करन देता, और भाई IMF ने आपको कभी नहीं रोका कि आप एफिशिएंट गवर्नमेंट बनाएं, छोटी गवर्नमेंट बनाएं, आप अपने अखराजात फजूल खर्चियाँ बंद करें। तो वो है। वो तो UNDP की जो रिपोर्ट थी जो डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने मेरे प्रोग्राम में कही कि 22-23 बिलियन डॉलर में हम पालते हैं इनको, ये जो हमारी शराफ, ये जो उसकी सब्सिडीज़ हैं, ये जो उनकी exemptions हैं। मतलब जो भी है, आप अपना अखराजात कम क्यों नहीं करते? ये बात है ना कि अभी चलो यार 3-4 साल के लिए कम कर लो, ठीक है, आप ये इनके ऊपर टैक्स ना लगाओ, आप बाकी चीज़ों पे टैक्स ना लगाओ, आप कोई इंसेंटिव इन्वेस्टमेंट का दे सकते हैं। आपने जो ये एक दहशत क्रिएट की हुई है पूरे मुल्क में कि पता नहीं क्या बजट के दिन हो जाएगा, और सारे टीवी वाले कह रहे हैं कि जी आप बताएं रिलीफ हमें क्या मिलेगा, तो वो खाक मिलेगा जब आपने वहाँ पे बैठ के टैक्स जितना मिलता है उससे भी आपने 500, यानी आपकी 600 तस्वीर ही अरब। गलत है तो अच्छा, वो मॉडल ही जो है ना, वो मॉडल है बेस्ड ऑन कि आपकी गवर्नमेंट बड़ी एफिशिएंट है और उसके अखराजात बड़े अच्छे हैं, तो इसलिए आप टैक्स और वो लगाएं। हर साल उलट हो जाता है। मॉडल बेस्ड है ईस्ट इंडिया कंपनी पे कि ऐसा लुटो से बाहर ले जाओ अभी तक पैसे। हमारे पास। अच्छा आमिर साहब, 20 लाख नौकरियों का पोटेंशियल है कहते हैं जी हमारे IT सेक्टर में जी, और अगर 20 लाख नौकरियों का पोटेंशियल हो, आज तो पोटेंशियल की गिरद सारी बहस उन्होंने तारीफ कर दी है। तो इससे तो इसका मतलब है कि 20 लाख घराने अगर हम जमा करें तो यू कैन मल्टीप्लाई इट विद 5, 6, 7, जो हमारे तो आबादी माशाल्लाह बड़ी है, तो वो क्यों नहीं, कैसे रियलाइज हो सकता है वो पोटेंशियल?
जी, पोटेंशियल इस तरह रियलाइज़ हो सकता है जैसे हमने पहले भी बात की है कि नहीं, एक तो आपने कहा ना जी कि वो Continuity। कंटिन्यूटी, क्या कंटिन्यूटी आप क्या चाहते हैं? कंटिन्यूटी ये चाहते हैं कि अब चाइना की मिसाल ले रहे हैं, हम इंडिया की मिसाल ले रहे हैं, ये इनकी जो पॉलिसीज़ अगर देखें तो 20-25 साल से वही हैं। अगर इंडिया के आईटी सेक्टर की देखें तो उन्होंने अभी तक वही पॉलिसीज़ उस तरह की रखी हुई हैं और उसमें चेंजेस नहीं हुई। सिमिलरली चाइना की मैन्युफैक्चरिंग मतलब आपको एक मिसाल देंगे कि कौन सी ऐसी पॉलिसी हम चेंज करते हैं जिससे हमारा आईटी सेक्टर बिल्कुल सर अभी तक नहीं हमें पता। लेट्स से फ्रीलांसर हमारे एक बहुत बड़ी एक कम्युनिटी आईटी के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ला रहे हैं। आज तक हमें नहीं पता, एवरी ईयर वी थिंक कि इस साल हुकूमत फ्रीलांसर्स को टैक्स कर देगी, इस साल नहीं करेगी। अभी नहीं है, अभी 1% पे है। और अब आगे अगर लेट्स से अगले साल आना है कि नहीं आना, उससे ये होता है कि हमारी वो कम्युनिटी को, वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, फ्रीलांसर को वो लग रहा है कि यार मैंने अपना पैसा बाहर ही रखना है। वो पेयोनियर वगैरह है सिस्टम या और बैंकिंग सिस्टम है, ये बाहर ही रखते हैं। ये आईटी कंपनीज भी बहुत सारा पैसा बाहर रखती हैं। अभी आपको जो रेवेन्यू 2-2.5 बिलियन है, इसमें पोटेंशियल की अगर बात करें, रियल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। वो कंपनीज़, आईटी की कंपनीज़ और ये लोग अपना पैसा बाहर रखते हैं क्योंकि यहाँ को पता नहीं है। पहली मैं आपको मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आईटी कंपनी ने AWS की या किसी चीज़ की सब्सक्रिप्शन लेनी है, ठीक है। पीछे जब हमारी रुकावट आई कि जी आप फॉरेन एक्सचेंज बाहर नहीं भेज सकते, आप बाहर से ख़रीदारी नहीं कर सकते, आप कौन सी ख़रीदारी को रोक रहे हैं? अब आईटी कंपनीज़ को ऊपर आ गया कि जी हम अगर सब्सक्रिप्शन नहीं दे सकते, हम काम कैसे करना है, हम लोगों उनको एड्रेस कैसे करना है। इसलिए आईटी कंपनीज़ ने क्या किया कि पैसे बाहर रखने शुरू कर दिए कि यार कल को हमने जो बाइंग करनी है, कोई सब्सक्रिप्शन लेनी है, वो वहीं से ले लें। यहाँ तो बड़ा मसला है पैसा बाहर भेजना या बाहर से ख़रीदारी करना डॉलर में। यहाँ से तो आप $5,000 लेके जा सकते हैं। सर मैं ये मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ ना, तो ये पॉलिसीज़ हैं, ये मुझे नहीं समझ आती कि ये पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट होनी चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस हो आईटी कंपनीज़ का, फ्रीलांसर्स का, सबका कि यार मैं यहाँ। इससे तो यूँ लगता है जैसे साड़ा एक कम करने का प्रोग्राम ही नहीं। आईटी पे एक्सपोर्ट टैक्स लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? एक्सपोर्ट टैक्स इस आईटी पे एक्सपोर्ट पे पे है उसपे जी, जो टैक्स है ना आईटी सर्विसेज पे, वो है 0.25% से लेके 1% तक एक्सपोर्ट टैक्स। जी। हाँ जी। तो उससे आपकी आईटी महंगी नहीं हो जाती? नहीं, ये बहुत कम है, मतलब कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। ये बिल्कुल सही कह रहे ये हैं। भी मुझे आप रफली बता देना, बात पोटेंशियल पे आती है, कहाँ तक लेके जा सकते हैं हम इसको? देखिए लेकर जा सकते हैं, थोड़ी आपको ना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी इसमें। खास तौर पे मैं अभी लाना नहीं चाह रहा हूँ, एक डिबेट लंबी है, अगर एआई को बीच में ले आए तो एक डिबेट और तरफ निकल जाएगी कि हमारी आईटी को जो बिगेस्ट थ्रेट है अभी आगे वो ज़्यादा एआई की तरफ है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कैपेबल नहीं है उस जगह पे। एआई जॉब जो है वो जो लोगों की नहीं लेता, एआई जो कैपेबल एआई लोग हैं वो दूसरों की जॉब लेंगे जो कैपेबल नहीं है एआई से। ये ज़हन में रखिएगा। वो कंट्रीज़ तरक्की कर लेंगी जिन्होंने एआई को आज अडॉप्ट कर लिया है और अपने लोगों को ट्रेन कर लिया है। आज हमें जिसकी बहुत ज़रूरत है वो इस तरफ है। ये इन्वेस्टमेंट्स हमें कंट्री लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे ये करनी ज़रूरी है। हमने पहले पीछे बहुत ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए, डिप्लोमास कराए, वो चीज़ें ठीक है, वो 2000-2005 तक 6 तक वो चीज़ें थी, हमने वो भी लेट पकड़ी चीज़ें, इंडिया ने उस वक्त शुरू कर दी थी चीज़ें। आज हम अभी सोच ही रहे हैं कि हमने उस पर क्या करना है। अभी भी हमारे इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ जो स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो शायद वो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं, उसका हमें आगे बहुत नुकसान होने वाला है। मैं आपको बता दूंगा, वैसे हम तो रोज़ाना इंटरव्यू करते हैं लोगों को, बहुत सारे बेचारे बेरोज़गार हैं। अब जो नए ग्रेजुएट्स हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही। उसकी वजह यह है कि आ गई तो फिर मजीद वो एआई की वजह से नहीं मिल रही ना, क्योंकि वो एआई इनेबल्ड नहीं है और वो जो इनिशियल जो डेवलपर्स है, जो शुरू वाले हैं, उनको वो जॉब्स नहीं मिल रही क्योंकि वो। इस पे बात को आगे बढ़ा दें डॉक्टर तैमूर और कैस। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। एक स्टडी आई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की कि जो 47% जॉब्स तो एआई उड़ा के लगते। कहा यह जा रहा है कि अगर ये प्राइवेट प्रॉफिट के लिए एआई को इस्तेमाल किया गया तो इसका बड़ा डेविस्टेटिंग इफेक्ट होगा। जिस तरह हमने पहले भी देखा कि जो मॉडर्न चीज़ें आई हैं उन्होंने अवामी फलाह में इतना काम नहीं किया जितना लोगों की निजी दौलत में इजाफे का काम किया। ये कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क में तो यही एक्सपेक्टेशन है कि ज़ाहिर बात है जो भी नई टेक्नोलॉजी होगी मार्केट जो है उसको इस्तेमाल करेगी मुनाफे के लिए, तो ये तो क्लियर बात है और उससे इनइक्वालिटी तो बढ़ती है। इसीलिए हम फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी ज़रूरी होती है, कोई वेलफेयर, कोई एजुकेशन, कोई इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कोई हेल्थ एजुकेशन। हाँ जी, मगर इन थियरी
आपको कोई ना कोई रीडिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज़्म तो चाहिए उसके साथ साथ। मगर मैं इस मामले में भी थोड़ा स्केप्टिकल हूँ, क्योंकि हम जब आप कंप्यूटर्स, इंटरनेट टेक्नोलॉजी वगैरह आई थी तो तब भी ये सब दावे थे कि ये तो उड़ा देगी मैन्युफैक्चरिंग को, ये कर देगी। बट आई थिंक ये थोड़ा हम ओवर एस्टिमेट भी करते हैं कुछ चीज़ों को। जी हाँ, कुछ ओवर एस्टिमेट भी करते हैं। कुछ सेक्टर्स में तो AI उड़ा के रख देगी, इसमें कोई शक नहीं। अब कहते हैं इलाज जो है वो रोबोट्स करेंगे। नहीं, आई थिंक मैनी सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल वकील का जो शोबा है उसमें AI कमाल दिखा सकता है। इसी तरह कोडिंग के शोबे में AI रिमार्केबल चीज़ है। इसी तरह अकाउंटिंग के शोबे के टाइप चीज़ों में, इन्वेंट्री के अंदर अगर आपने स्टॉक रखना है तो उसमें कमाल चीज़ है AI। इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त है वो। मगर एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग, फिजिकल प्रोसेसेस, उसमें फिर इतना आसान नहीं है, अनलेस कि आप वो ऐसी फैक्ट्री बनाएं जिस तरह चाइना में है कि वो बत्तियां भी बंद करके रात को रोबोट चला रहे होते हैं। मगर वहाँ तो नहीं है ना हम खड़े इस वक्त। हम तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि अभी हमने अपना पावर मसला नहीं हल किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वी आर एट अ डिफरेंट स्टेज, आई थिंक। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि समटाइम्स हम इसको थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट कर जाते हैं कि AI ने उड़ा के रख देना सारा कुछ ही। तो दैट्स माई टेक। हमारे साथ रही, एक छोटा सा वक्फा है। वेलकम बैक। डॉक्टर कैस, इस पे आते हैं। अब हम सोशल सेक्टर की भी बात कर रहे हैं कि ये अगर सप्लाई साइड ही फैलती चली जाएगी। अभी रिसेंटली मुझे डॉक्टर करामुल हक बता रहे थे, और एक वहाँ पे हुआ था, रेफरेंडम भी हुआ था। वो गोरे कह रहे हैं यार बंदे को घर बैठे बिठाए $3-4 हज़ार डॉलर दे दो, वरना आपकी असेंबली लाइन्स रुक जाएंगी। जी, दो बातें होंगी। पहली बात तो वो जो तैमूर साहब कह रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि डॉक्टर्स की जॉब्स ख़तरे में हैं, नर्सेस की जॉब बिल्कुल ख़तरे में नहीं है। अच्छा। प्रोफेसरों की जॉब ख़तरे में है, स्कूल टीचर की जॉब बिल्कुल ख़तरे में नहीं है। जहाँ जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए वहाँ जॉब ख़तरे में नहीं है, जहाँ जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं चाहिए वहाँ शायद ख़तरे में। अब मैंने सुना कि ऑपरेट भी रोबोट से कर रहे हैं चाइना में, और भी दुनिया में कर रहे हैं सच फोर्थ। हमारा भी शायद एक बार एक्सपेरिमेंट हुआ है यहाँ कुछ दिन पहले। अच्छा, पाकिस्तान में भी हुआ है? जी, मेरा ख्याल फैसलाबाद में हुआ है या कहीं हुआ है। बट पॉइंट इज़ कि जो बात आपने की है ना वो और है, वो इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी की है कि जो मज़दूर होता है वो सिर्फ प्रोडक्शन नहीं करता, वो बायर भी है। हाँ। तो सवाल सिर्फ ये है कि हम अगर इस सारी हाई टेक के अंदर सिर्फ हाई टेक लोगों को ट्रेन करके जो चंद लाख होंगे एम्प्लॉयमेंट दे देंगे तो ख़रीदना किसने है? दिस इज़ एन एक्सीलेंट पॉइंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको कहीं शायद बिल गेट्स ने ये कहा था आज से कुछ साल पहले कि आपको टैक्स लगाना पड़ेगा रोबोटिक्स पे, ताकि सब्सिडाइज कर दें जो बात आप कर रहे हैं कि घर बैठे पे कि बाइंग पावर क्या अल्टीमेटली ख़रीदना तो लोगों ने है ना, मशीनें ने तो नहीं ख़रीदना, वो तो प्रोड्यूस तो आपको कर जाएंगी। सो जो इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी में कहीं ना कहीं वो बैलेंस, स्टेट इंटरवेंशन आपके ख्याल में चाहिए लोगों को माली तौर पर एम्पावर करना? आई डोंट नो वेदर स्टेट इंटरवेंशन बट अक्लमंद बैलेंस ऑप्टिमिज्म। आई थिंक इसमें ये एक ऐसा ट्रेंड है जो कि इरिवर्सिबल है, एंड इट्स AI जो है, AI इज़ द 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हम 3rd की बात करते हैं, 4th की करते हैं, 5th रेवोल्यूशन ये चल रही है, और इसकी एक पूरी वैल्यू चेन है। क्रिटिकल मिनरल्स उसका हिस्सा है, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स डिज़ाइंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी, ये सारी चीज़ें, डेटा सेंटर्स, वेरी ह्यूज डेटा सेंटर जो अब स्पेस में शायद जाएंगे। एक तो ये है कि ये पूरी मास्टरी आपको करने की ज़रूरत है अगर आपने 21वीं सदी में कदम भी रखना है। तो आपके बच्चों को, आपके स्कूलों को, आपके सोसाइटी में सब पता होना चाहिए कि ये कैसे करना है, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाना है, और आपने इसका विक्टिम नहीं बनना, आपने इसका मास्टर बनना है। सो नंबर 1 तो आपने ये करना है। नंबर 2, दुनिया में टेक्नोलॉजी जो है ना उसके कम से कम 2 स्ट्रीम्स बन रहे हैं। एक अमेरिकन स्ट्रीम है और एक चाइनीज़ स्ट्रीम है। अब अमेरिकन स्ट्रीम जो है, और मे बी अब यूरोप कोशिश कर रहा है कि उसकी, अब एवरीबडी वांट्स एन इंडिपेंडेंस, कि आपको डिपेंडेंस जो है ना अमेरिका पे नहीं होनी चाहिए या चीन पे नहीं होनी चाहिए। अमेरिका कह रहा है चीन पे नहीं होनी चाहिए, चीन कहता है अमेरिका के नहीं होनी चाहिए, यूरोप बीच में फंसा हुआ है।
वो अपना बना रहे हैं, और एक इंडिया है, और इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। पाकिस्तान जो है उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है इस वक्त, और वो है चाइना। पाकिस्तान, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आई वाज देयर लास्ट ईयर, और ये उनके मिनिस्टर लेवल पे बात हुई। उन्होंने कहा जी हम आपको पूरी AI की चेन देने के तैयार हैं, फ्रॉम क्रिटिकल मिनरल्स टू डेटा बेसिस टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो टेक्नोलॉजी आप चाहते हैं आप ले लें। हमने उसको एट द हाईएस्ट लेवल कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं दी। डॉक्टर साहब इतनी इम्पोर्टेंट समझ ही नहीं आ रही ना, जैसे डर लगा हुआ है कि जी हमने AI कर लिया तो सारे लोग भूखे मर जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं होगी, एक नई लेवल पे आप चले जाएंगे। एंड मे बी दे विल बी अ टैक्स जो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन तो लोगों ने ही करनी है ना, तो उनको चीज़ होनी चाहिए। जैसे बर्नी सैंडर्स ने कहा कि मैं 50% टैक्स टेक कंपनीज पे लगाऊंगा, उसने लेजिस्लेशन ले आए, तो सम फॉर्म ऑफ टैक्स विल बी इम्पोज्ड सो दैट वो वेलफेयर इम्पैक्ट उसका जो है उसके ऊपर कुछ कर सकें, इनकम लेवल बना लें। बड़ी मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़, बट टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि जो भी करेगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है उसमें जिसके पास टेक्नोलॉजी और AI पे मास्टरी है वो रूल करेंगे, डिज़ाइन वो करेंगे, सारी चीज़ें नई इनोवेशन वो करेंगे। आपके बच्चों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। हम जब स्कूलों में थे तो हम किताबों में मल्टीप्लाई करते थे, और फिर एक छोटा सा हैंड कैलकुलेटर आ गया। अब आप देखें कहाँ के आप कहाँ पहुँच गए। अब आप फ़ोन से पूछ लेते हैं कि यार फ़लानी चीज़ मुझे बता दो, वो बता देगा आपको कि ये है। अभी आप पूछ लें कि AI का क्या होना है, तो वो बता देगा आपको सब कुछ। सो पॉइंट इज़ कि यू कांट इग्नोर इट एंड यू बेटर एम्ब्रेस इट। एम्ब्रेस करें इसको बिल्कुल। और हमारे आई डोंट थिंक कि देयर इज़ एनी डेटा सेंट। पाकिस्तान का डेटा जो है ना वो सारा गायब है। सो ये आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनाना है जो आपके स्कूलों से चलेगा, यूनिवर्सिटी तक जाएगा। सब बात आपके पोटेंशियल पर ही आ जाती है, जो बार एक्शन पे आ जाती देखिए ना, है बात। अब बात जो है पोटेंशियल वो आपके पहलू में मौजूद है, पोटेंशियल से आप एक्शन में आए, एक्शन में, और वो नहीं आ रहे। और जिस तरह अभी आपने ये फरमाया, जब आप मुफ्त घर, मुफ्त गाड़ियाँ, मुफ्त मुलाजम, ये चीज़ें उनको दे देंगे तो उनकी ब्लाकों के मुल्क के साथ क्या ये होगा? तो है। देखे ना, एक मैं वैसे माफ़ी चाहता हूँ, फिर जुमला मोतरज़ा एक वज़ीर साहब ने कहा कि देखो यार नौकरियाँ देना हमारा हुकूमत का काम नहीं है। मैं कहा जनाब नू असी तो नौकरी देती है, पेट्रोल गड्डी पेट्रोल असी पवाने थोड़ी बिजली का बिल हम देते हैं, हैं जी। तो आपका काम हमें नौकरियाँ देना नहीं है, हैं जी। अच्छा, तो और फिर है क्या? और है क्या? मेरा मतलब है कि वो वज़ीर मौसूफ थे, मैं नाम नहीं लेता, हमारे दोस्त ही हैं जी। ये हमें रियलाइज़, जिस तरह हम इसको एम्ब्रेस किए बगैर हम तो मेरे ख्याल में गारों के ज़माने में वापस चले जाएंगे। वकास साहब जी देखें, इस वक्त भी बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग, जैसे मेरी जो कंपनी है ना, वो ट्यूबवेल का काम भी करते हैं। तो आज से कोई 2 साल पहले की बात है, हम किसी फार्म विज़िट करने गए थे, तो थोड़ी देर बाद जो है ना एक नज़र आया मुझे, सामने एक बंदा जा रहा था, उसके हाथ में शॉपर टाइप था और उसमें बड़े सारे मोबाइल थे। मैंने लड़के से पूछा यार ये क्या चल रहा है, कुछ चोरी वोरी किए हैं? कहता है नहीं सर, ये इस गांव में बिजली नहीं आती है, सारे इकट्ठे करके जा रहा है, साथ वाले गांव में जाएगा 1 किलोमीटर कोई घंटा दूर, वहाँ से सारे चार्ज करके वापस लेके आएगा। तो अब आप सोचिए ना कि पोटेंशियल एटलीस्ट यू हैव क्रिएटेड वन जॉब। नहीं मैं बता, मेरा मतलब ये कि देखें, इस वक्त हम इमेजिन कर सकते हैं ज़िंदगी के आपका मोबाइल चार्ज ना हो सकता हो आपके घर में जाके। नहीं, बिजली तो इस वक्त एक बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी हो गई है ना। इंटरनेट भी एक तरह से बेसिक नेसेसिटी हो, हम व्हाट्सएप के बगैर तो ज़िंदा नहीं रह सकते। तो अब जो ये जो चीज़ है, जब आप आज अगर देखते हैं कि हमारे मुल्क में किधर किधर पोटेंशियल है, तो ये या किधर किधर हमें कवर करने की ज़रूरत है। और जिस तरह बिजली पे भी हमारी बात हो रही थी ना कि बिजली हमारे पास बहुत ज़्यादा हो, किधर ज़्यादा हो गई है भाई? लाहौर से आधा घंटा बाहर निकलो, इस्लामाबाद से आधा घंटा बाहर निकलो, ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ आज भी 10 घंटे 12 घंटे। मुझे बता रहा था गिलगित बिल्तिस्तान में 18-12 आई डोंट नो। देखें ना, ये जो मैं लाहौर के अंदर रहता हूँ तो 8 लाहौर के अंदर आपको सोलर का जो पोटेंशियल है सो कॉल्ड, इसकी मार्जिनल कॉस्ट ज़ीरो है। आई मीन हियर इज़ अ प्रोडक्ट जो कि आपको एसेंशियल है टू योर लाइफ, But you know they and it is its cost is going to be zero। इसमें हमने जो इम्पैक्ट फिर उसका इम्पैक्ट देखिए ना क्या होगा कि इंसानी ज़िंदगी पे जो इम्पैक्ट है। देखें, हम एक तो चले हमने एंजॉय किया इस चीज़ को, लेकिन अगर आप सोचें फ़ोन अगर एक आप शख्स के पास ना हो, या इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं, जैसे हम बात करते हैं जो 200 या 300 यूनिट से कम वाले जो लोग होते हैं, जिनके लिए एक क्रिटिकल चीज़ है,
तो उसमें बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, या स्कूल जाते हैं रात को वो सही से सो नहीं सकते क्योंकि गर्मी में जो है वो पंखे नहीं चल रहे होते। और देखें ना, हम हर साल 3 महीने छुट्टियां कर देते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उसका हल ये थोड़ी कि छुट्टियां कर दो, उसका हल ये है कि क्या मसला है, एसी लगाओ अंदर, पंखे लगा दो। नहीं, एसी तो बहुत दूर की बात है, पंखे भी नहीं होते उन स्कूलों में, जिसकी वजह से जो है मसले हो रहे होते हैं। पैनल्स दे दो, सोलराइज, जो मर्जी सोल्यूशन पाकिस्तान का सोलराइजेशन के अलावा कोई फ्यूचर जो एक्स्ट्रा बिजली हमारे पास है वो ये हर रोज़ हम सोच रहे होते हैं जी का आप 50% आपकी बैटरी पे टैक्स है। खैर से कोई बता तकरीबन, हाँ जी, 45-50% बन जाता है ड्यूटी और टैक्स मिला हमने, के। यानी यूँ लगता है डॉक्टर साहब कि जिस तरह एक टेक्नोलॉजी की जो एक स्वीप है, या वो ऊपर जो बैठे हुए हैं वो कहीं बहुत ही पसमानदा ज़हन है, until unless you don't get rid of them, नहीं वो synchronize नहीं उनकी गलतियों की जो कीमत है वो हम अदा हो। हम अदा कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त। यार आई मीन ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैन मेड ही है ना। सर्कुलर डेट इज़ मैन मेड, कोई अल्लाह मियाँ ने तो नहीं बनाया था। नहीं, वो तो बनना शुरू हो गया जिस दिन किसी हमने ने 93 डिसीजन लिया था तो आज सर्कुलर डेट आपके कानों में से निकल रहा है। आप तो कह रहे हैं कुछ 5-6 हज़ार मिला के हो गया नहीं, वो गैस। कहते हैं कि 134 ईयर्स लगेंगे इस डेट को वापस करते हुए। लेकिन वो हुक्मरान ये सोचते हैं ना बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है ये ऑप्टिमिस्टिक है। नहीं, वो उनके लिए बड़ा अच्छा है। वो कहते हैं यार 130 साल बाद देखेंगे, हूँ तो गंद पाई रखी जगह। हाँ जी सर, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हम में से 3 लोगों का ताल्लुक तदरीस से है जी, और इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स से भी रहा है। तो जब हमारे पास कोई आता था ना टीचर, सॉरी पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए कोई पेरेंट आता था ना, तो जो बच्चा 20 नंबर 100 में से ले रहा होता था ना, उसके पेरेंट को अब आप क्या जवाब दें? तो उसको आप कहते थे जी पोटेंशियल बहुत है क्योंकि वो बाकी 80 नंबर जो है वो पोटेंशियल ही है ना। यही सर पाकिस्तान का हाल है। मतलब है कि दो हुआ डॉक्टर साहब बड़ी यानी पोटेंशियल पे जिंदा हैं हम देखे ना, जो वो करने ही नहीं चाहते। नहीं, एक और चीज़ पे भी जिंदा है, हम इंशाल्लाह भी कह देते हैं साथ इंशाल्लाह। लेकिन नहीं, मुझे ये लगता है कि उनकी अपनी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगी। वो जो लोग हैं एक नालायक तबका जी है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की भी ये है, क्योंकि हम एक इकोनॉमिक्स के जाविये से इन चीज़ों को देख रहे हैं, मगर ये जो बजट है ना, ये बड़ी पॉलिटिकल एक्सरसाइज है। दिलचस्प बात ये है कि ये एक्चुअली एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है। इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जो तगड़ा और डाढ़ा है वो अपना हिस्सा बजट में से हासिल कर लेता है, जो कमज़ोर है वो पीछे रह जाता है। इसमें अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि कैस साहब, सलमान साहब बैठ के पूरी डेटा स्टडी करके बताएंगे कि ये सेक्टर में पैसे जाएंगे तो यूं करके यूं सप्लाई चेन बनेगी, ऐसा कुछ नहीं सर, नहीं। जो तगड़े इदारे हैं वो कहते हैं कि जी साडा हिस्सा है, और जो कमज़ोर है गरीब बेचारा, उसके ऊपर एजुकेशन पे भी खर्च नहीं होगा, हेल्थ केयर पे भी खर्च नहीं होगा, उसकी कैपिटल, उसकी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे कोई खर्चा नहीं होगा। दिस इज़ द एक्चुअल रियलिटी ऑफ द बजट। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। नाज़रीन, ये हमारी डिबेट का दूसरा हिस्सा था। मैं इसको क्लोज़ करने से पहले एक छोटे से वाक़े पे ख़त्म करता हूँ। एक प्रोग्राम में मैं बैठा था, वहाँ पे एक MNA खातून बैठी थी, तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि ये जो बजट क्या होता है, ज़रा हमें समझाएं। तो उन्होंने कहा कि बजट आता है, एक बिल आता है, फाइनेंस बिल आता है, उसमें तरमीम होती है, वो पास करो। मैं कह रही उस दिन एक काम और भी होता है, उस दिन बहुत से लोगों की फेट सील हो जाती है। उस दिन हम फैसला करते हैं कि कितने बच्चों की ग्रोथ स्टंटेड होगी, कितने बच्चे स्कूलों से बाहर रहेंगे। तो चूँकि उन्होंने कभी इस अंदाज से अपने रोल को देखा नहीं था, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ा गई। तो ये बजट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बारे में समझना, देखना। और ये पॉलिटिकल चीज़ इसीलिए है कि ये पॉलिटिकल तंजीमें या बॉडीज़ जो हैं वहाँ पर ये कैंपेन्स चलनी चाहिए कि मैशत जो है आपके हक़ में इस्तवार हो। इसी पे हम इस बजट को डिबेट को ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, अब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।